एपिसोड 138। शायद किसी भी योद्धा का सामना करते समय रक्त कंकाल की खूनी आग का लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन उसका सामना करते हुए ब्लड स्केलेटन अब कोई फायदा नहीं उठा सकता था। पहाड़ों और नदियों की मार्शल आत्मा हर चीज को अपने में समाहित कर लेती है। विशाल ब्रह्मांड कुछ भी सहन नहीं कर सकता। जब उसने इस ऊर्जा को अवशोषित कर लिया तो वह तुरंत ही बंद हो गई और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। ये दृश्य देखकर रक्त कंकाल को आश्चर्य हुआ। हालांकि जब ये चाल विफल हो गई तो वह रुका नहीं। इस समय उसके हाथ पर हड्डी का कवच लगभग पूरी तरह से लपेटा हुआ था। सफेद हड्डी रक्त मुट्ठी खूनी खोपड़ी ने फिर से अपनी मुट्ठियां फोड़ी। इस बार खूनी लाल लपटें ज्यादा तेज थीं और लपटों के बीच कुछ हड्डियों के टुकड़े भी देखे जा सकते थे। हड्डी के स्पर्श को आग से पिघलाया नहीं जा सकता, लेकिन वे लिंगजियो के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। छाया शंकु लिंग जियाओ के हाथ में सुनहरी कौवा तलवार हिल गई और ऐसा लगा जैसे वह कुछ भी नहीं कर रहा था। हालांकि छाया शंकु पहले से ही संघनित हो चुका था और बहुत ही अजीब कोण से रक्त कंकाल के महत्वपूर्ण हिस्से को छेद रहा था। क्या ब्लड स्केलेटन की प्रतिक्रिया केयू की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। जैसे ही छाया शंकु का निर्माण हुआ उसे खतरा महसूस हुआ। जैक का मूल आक्रमण रक्षा में बदल गया और पूरी तरह से धारणा पर भरोसा करते हुए उसने छाया शंकु के रास्ते पर प्रहार किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह व्हाइट बोन ब्लड फिस्ट ने शैडो कोन पर वार किया, लेकिन ये सीधे उस पर नहीं लगा। आखिरकार शैडो कोन बहुत तेज था और यह बिना किसी निशान के आता है और चला जाता है। शेष शक्ति ने रक्त कंकाल के शरीर पर बमबारी की, जिससे रक्त कंकाल का शरीर दूर जा गिरा। रक्त कंकाल एक बार फिर प्रतियोगिता के मंच पर गिर गया, लेकिन शव सुरक्षित था। कपड़े फटे हुए थे, जिससे उसका शरीर हड्डियों के कवच में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा था। यद्यपि यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई है, फिर भी यदि रक्त कंकाल को प्रतियोगिता के मंच से बाहर कर दिया जाता है तो इसे जीत नहीं माना जाता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस टकराव में लिंग जियाओ का पूर्ण प्रभुत्व था। खून से लथपथ कंकाल प्रतियोगिता के मंच पर वापस कूद गया और एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ कहा, ऐसा लगता है कि मैंने वास्तव में आपको कमा का था। आप उन हारने वालों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन आप मुझे केवल जूते ले जाने के लिए राशन दे रहे हैं। लड़ाई अभी शुरू हुई है। ऐसा कहने के बाद रक्त कंकाल ने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए और उसके पीछे एक ही आकार की 13 खोपड़ियां प्रकट हुईं। प्रत्येक खोपड़ी से विलुप्त मृत्यु की आभा निकलती है, मानो वह लोगों की आत्माओं को निगलने वाली हो। 13 रक्त लाल खोपड़ियां, संभवतः यही से शीर्षक रक्त खोपड़ी आया है। इतना कि लोग उसका असली नाम भी भूल चुके हैं, कंकाल मार्शल स्पिरिट, और उसने वास्तव में उनमें से 13 को संघनित किया। अफवाह है कि इस रक्त कंकाल मार्शल स्पिरिट की ताकत खोपड़ियों की संख्या पर निर्भर करती है। साधारण योद्धाओं के लिए 1 या 2 को संघनित करना बहुत मुश्किल होगा। उसने वास्तव में 13 को संघनित किया। ये वास्तव में अद्भुत है। लिंग जियो के हमले ने रक्त कंकाल को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया होगा और उसे गुस्सा दिला दिया होगा। अब लड़ाई मजाक नहीं, बल्कि असली लड़ाई है। क्या लिंग जियाओ अभी भी इसे सहन कर सकता है? लड़ाई देख रहे लोग घबरा गए। काफी देर तक लड़ने के बाद खून से लथपथ कंकाल ने कोई हरकत नहीं की। ये दिलचस्प था। तुम एक जिद्दी व्यक्ति हो जो बहुत ज्यादा बोलता है। दुर्भाग्य से मैं बस मजाक कर रहा हूँ। लिंग जियो मंद मंद मुस्कुराया और एक बड़ी आंख शून्य से बाहर निकली। इस आंख की पुतली लाल सूर्य की तरह है और इसका बाकी हिस्सा काला है, गहरे ब्रह्मांड की तरह, विचित्रता और रहस्य से भरा हुआ। ये स्वाभाविक रूप से विश्व की आंख है। लिंग जियो ने विश्व की आंख जारी की, जिसका अर्थ है कि वह पर्वत और नदी मार्शल आत्मा का उपयोग करेगा। विश्व की आंख पर्वत और नदी मार्शल आत्मा की बाहरी अभिव्यक्ति है और शक्ति का विमोचन टर्मिनल है। दुनिया की आंख खुली होने पर रक्त कंकाल के सभी हमले अदृश्य हो जाएंगे। ठंडा मृत कंकाल पूरी तरह से लाल सूरज जैसी पुतलियों में परिलक्षित होता है। विद्यार्थियों ने हत्या की तलवार की मंशा, विनाश की तलवार की मंशा तथा पहाड़ों और नदियों की इच्छा को प्रतिबिंबित किया। जो योद्धा पहले कंकाल मार्शल आर्ट की मृत्यु आभा के कारण कांप रहे थे, अब उन्हें वास्तव में बहुत बेहतर महसूस हो रहा था। विश्व नेत्र द्वारा उत्सर्जित आभा ने मृत्यु की आभा को निष्प्रभावी कर दिया। ये वास्तव में एक कड़ी लड़ाई है। अब लड़ाई दिलचस्प है। जब दर्शकों ने ये दृश्य देखा तो स्वाभाविक रूप से वे और अधिक उत्साहित हो गए। वे जो सबसे अधिक देखना चाहते थे वह था टकराव और एक अद्भुत युद्ध। कोई भी पक्ष अधिक कमजोर नहीं हो सकता।
अच्छा लड़का, भले ही मैंने गलत कहा हो, तुम्हारी ताकत मुझसे लड़ने के लिए पर्याप्त है, लेकिन यह मेरे साथ सिर्फ एक लड़ाई है, और यह मेरे लिए अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ब्लड स्केलेटन लिंग जियो के प्रदर्शन से थोड़ा हैरान था, लेकिन ये तो बस आश्चर्य की बात है। हालांकि लिंग जियो का प्रदर्शन थोड़ा अप्रत्याशित था, फिर भी यह नियंत्रण में था, इसलिए उसने परवाह नहीं की। सचमुच, हालांकि मेरी राय में तुम मेरे जूते उठाने के भी योग्य नहीं हो। यदि तुम अब भी अपनी पूरी ताकत लगाने को तैयार नहीं हो, तो मैं ये लड़ाई खत्म कर दूंगा। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। ये रक्त कंकाल उससे कृपालु तरीके से बात करता रहा, जैसे कि वह एक शक्तिशाली रक्त कंकाल था। ऐसे शब्दों से लिंग जियाओ को हास्यास्पद महसूस हुआ। ठीक है, चूंकि तुम जल्दी मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। लिंग जियो के शब्दों से दबकर जूस्कल का चेहरा लाल हो गया। वह मूल रूप से पहले लिंग जियो को पीड़ा देना चाहता था और फिर लिंग जियो को मारना चाहता था, ताकि वह उसके दिल से नफरत को पूरी तरह से खत्म कर सके। लेकिन हर बार जब वह कोई कार्रवाई करता, तो ऐसा लगता कि वह लिंग जियो को शर्मिंदा नहीं कर सकता। लिंग जियो के शब्दों के साथ वह अब और इंतजार करने के लिए तैयार नहीं था, और उसे वास्तव में निर्दयता से कार्य करना था। कंकाल नरक। जैसे ही रक्त खोपड़ी से ठंडी आवाज निकली, उसके पीछे की 13 खोपड़ियां उसके सामने प्रकट हुईं, और फिर अंत से अंत तक जुड़ी हुई रक्त लाल अग्नि की अंगूठी बन गईं। अग्निवलय बड़ा होता गया, जिसके कारण अग्निवलय के अंदर का स्थान भी बदल गया। पूरे अंतरिक्ष में अब कोई जीवित चीज नहीं थी, यहाँ तक कि तत्व भी पूरी तरह से मर चुके थे, और अंतरिक्ष पूरी तरह से रक्त लाल मृत भूमि में बदल गया था। फिर इस मृत स्थान ने बहुत तेज गति से लिंग जियो पर प्रहार किया, लिंग जियो को अपने में लपेटने, उसके बारे में सब कुछ नष्ट करने और उसे उसकी जीवन शक्ति से वंचित करने की कोशिश की। ये कैसी चाल है? मैंने रक्त खोपड़ी को कभी ऐसा करते नहीं देखा, ये बहुत डरावना है। इसी समय एक गौरैया कहीं से उड़कर आई। बेचारी गौरैया को पता ही नहीं था कि वह किस तरह के खतरे का सामना कर रही है, और वह सीधे मृत स्थान से गुजर गई। गौरैया सबके सामने पुनः प्रकट हुई। उसके पूरे शरीर पर घाव थे, आंखें सुस्त थीं और चाल धीमी थी, बिल्कुल एक चलती फिरती लाश की तरह। ये तो उसे मारने से भी अधिक भयानक है। यह क्या बदतमीजी है? सभी दर्शकों ने ठंडी सांस ली। रक्त कंकाल से कहीं अधिक शक्तिशाली योद्धाओं ने भी सिर हिलाया। ये दृश्य देखकर वे रक्त कंकाल से कभी नहीं लड़ेंगे। यह आदमी तो सचमुच एक राक्षस है। इसकी चालें इतनी बुरी और खतरनाक कैसे हो सकती हैं? दाई यूलिंग, लैन यू और अन्य लोग इतने घबरा गए थे कि उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और कांपने लगे। हालांकि वे जानते थे कि लिंग जियो ऐसी हरकतों को सुलझा सकता है, फिर भी वे बहुत घबराए हुए थे। जब रक्त कंकाल ने कंकाल नरक जारी किया, तो लिंग जियो स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय नहीं था। त्यान्युवान बल से संघनित एक विशाल सुनहरा कौवा उसकी तलवार की नोक के ऊपर मंडरा रहा था, और वह बड़ा और गर्म होता जा रहा था। अंततः जब कंकाल नरक उससे 3 मीटर से भी कम दूरी पर था, लिंग जियो ने अपनी तलवार से उस पर वार किया। गोल्डन क्रो लिंग सन। यद्यपि यह चाल एक समूह आक्रमण चाल है, फिर भी इसके विभिन्न प्रयोग पुनर्तः भिन्न प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे मृत स्थान से निपटने के लिए उग्र स्वर्ण कौवा स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा तरीका है। तीव्र चीख शून्य में गूंज उठी, और सुनहरा कौवा बिना किसी संकोच के नरक के कंकाल पर झपट पड़ा। सुनहरी रोशनी चमक उठी और भयानक उच्च तापमान अचानक बढ़ गया। मृत्यु स्थान पूरी तरह से जल गया और एक पल के बाद वाष्पित हो गया। यद्यपि इस समय सुनहरा कौवा बहुत सिकुड़ गया था, फिर भी उसकी शक्ति बरकरार थी और वह अब भी रक्त कंकाल की ओर बढ़ रहा था। रक्त कंकाल ने उपहास किया और उसके शरीर पर सफेद हड्डी का कवच रक्त लाल लपटों के साथ जल गया, और उसी समय 13 खोपड़ियों ने उसे घेर लिया। जिनवू ने अभी जो पराजित किया वह सिर्फ एक हमला था, और इससे उसकी मार्शल भावना पराजित नहीं हुई। इस समय रक्त कंकाल का पूरा शरीर जीवन के एक प्रतिबंधित क्षेत्र की तरह है। ऊर्जा और वस्तुओं सहित जो कुछ भी करीब आता है, वह नष्ट हो जाएगा और फिर पूरी तरह से गायब हो जाएगा। जब सुनहरा कौवा रक्त कंकाल के सामने से उड़ा, तो रक्तलाल ज्वाला एक विशाल भूत के पंजे में बदल गई, जिसने सुनहरे कौवे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। लड़के, यह मत सोचो कि तुम्हारा बचाव अद्भुत है। मेरा बचाव तुमसे ज्यादा खराब नहीं है। सफेद हड्डी के कवच के साथ मिलकर कंकाल मार्शल स्पिरिट तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तुम्हारी ताकत से इसे तोड़ना असंभव है। रक्त कंकाल ने व्यंग्यपूर्वक कहा, आज मैं अजय हूँ, इसलिए तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। लिंग जियाओ की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह उदासीन रही। विश्व की आंख में अजीब शिलालेख चमक रहे थे,
और अस्थि कवच और कंकाल आत्माओं की कमजोरियों का तेजी से विश्लेषण किया जा रहा था। रक्त कंकाल की गर्व भरी मुस्कान का सामना करते हुए लिंगजियो ने हल्के से कहा, मैं ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि मेरी रक्षा को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन आप वास्तव में ऐसा कहने की हिम्मत करते हैं। ऐसा लगता है कि आपको अपने बचाव पर बहुत गर्व है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है, रक्त कंकाल ने कहा। बहुत अच्छा, तो फिर मेरे हमले से अपनी रक्षा और आत्मविश्वास को नष्ट कर दो। लिंग जियाओ के मुंह से एक ठंडी और मजाकिया आवाज आई। फिर काले और सफेद रंग से बनी एक शंकु के आकार की वस्तु लिंग जियो की सुनहरी कौवा तलवार पर दिखाई दी। प्रकाश और भी अधिक उज्ज्वल है, अधिक अंधेरा और ठंडा, प्रकाश और छाया का शंकु। उसके हाथ में स्वर्ण कौवा तलवार को हल्का सा हिलाने पर प्रकाश और छाया का दिव्य शंकु हवा में उछला, जिससे हवा में एक दयनीय चीख निकल गई। क्या रक्त खोपड़ी एक मास्टर है? विशेषज्ञों की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। जिस क्षण प्रकाश और छाया का दिव्य शंकु आकाश में आया, उसे पता था कि न तो उसका अस्थि कवच और न ही उसकी कंकाल मार्शल आत्मा इसका विरोध कर सकती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इतनी तीखी आवाज की कोई भी लड़खड़ाहट नहीं हुई, पूरे चौक में गूंज उठी। एक खोपड़ी तुरंत चकनाचूर हो गई और फिर हड्डियों के कवच में एक छेद हो गया। खून से लथपथ कंकाल बचना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह केवल लिंग जियाओ के भयानक प्रहार को रोकने के प्रयास में तियान्युवान शक्ति को अस्थि कवच में एकीकृत कर सकता था। ये बेकार है, इसे नष्ट कर दो। ठंडी आवाज फिर से सुनाई दी और सुनहरे बाल हवा में उड़ने लगे। प्रकाश और छाया का दिव्य शंकु अजेय है, आगे बढ़ते रहो, अजेय। इसने सफेद हड्डी के कवच को भेद दिया, रक्त कंकाल के शरीर को भेद दिया और फिर उसके आर पार निकल गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। रक्त कंकाल के शरीर में प्रवेश करने के बाद प्रकाश और छाया का शंकु जमीन से टकराया, जिससे जमीन में विशेष सामग्रियों से बना एक बड़ा छेद हो गया। ये दृश्य देखकर दर्शकों के दिल दहल गए। कंकाल आत्मा टूट गया है, हड्डी का कवच वास्तव में टूट गया। ये कितना शक्तिशाली आक्रमण है। उसके शरीर पर बहते खून के घावों को देखकर रक्त कंकाल अकारण भयभीत हो गया। असंभव, तुम्हारा हमला इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या तुम 4 जियांटियन साधक नहीं हो? रक्त कंकाल वास्तव में कमजोर नहीं है। तुम्हें पता है, जब वह क्रिस्टल फैक्ट्री में था तो लिंगजियो ने इस चाल का इस्तेमाल सीधे महान उपयाजक को मारने के लिए किया था, जो 5 तत्वों के स्वर्ग के शिखर पर था। इस समय रक्त कंकाल के शरीर में केवल एक छेद था, जो स्वर्गीय क्षेत्र में एक योद्धा के लिए गंभीर चोट नहीं थी, लेकिन गर्वित रक्षा सीधे नष्ट हो गई। ब्लड स्केलेटन का आत्मविश्वास सचमुच गिर गया है। लिंगजियो को हराने के पूर्ण विश्वास से लेकर अब उसे डर है कि लिंगजियो उसे किसी अन्य चाल से मार देगा। ब्लड स्केलेटन की संपूर्ण सुरक्षा टूट गई, जो उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। मुझे तुम्हारी प्रशंसा करनी होगी। तुम मेरे प्रकाश और छाया दिव्य शंकु से टकराए और फिर भी बच गए। इस चाल के जन्म के बाद तुम पहले हो। लिंगजियो की हार्दिक प्रशंसा। वह बहुत खुश है। सौभाग्य से रक्त कंकाल उसे अधिक शक्तिशाली चालें आजमाने की अनुमति देता है। तियान्युवान पैगोडा में रहते हुए, हालांकि वो प्रकाश और छाया के नए रहस्यों को समझने में असफल रहा, उसने गोल्डन क्रो लिंगरी और शून्य छाया मगरमच्छ को संयोजित करने की कोशिश की, ताकि एक बिल्कुल नई चाल बनाई जा सके। पहले तो मैंने सोचा था कि आज इसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। वह ब्लड स्केलेटन के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थे। बच्चे, इतना घमंडी मत बनो। क्या तुम सोचते हो कि मुझे दुख पहुंचाने के कारण तुम बेशर्मी से बात कर सकते हो? खूनी खोपड़ी के घाव से धीरे धीरे खून बहना बंद हो गया। खून बहना बंद करने के लिए उसने एक खोपड़ी खा ली। 13 खोपड़ियां, अब केवल 11 बची हैं। एक को लिंगजियो ने तोड़ दिया था और दूसरे का उपयोग घाव को ठीक करने के लिए किया गया था। मैं घमंडी नहीं हूँ, ये तो सिर्फ तुम हो जो घमंडी हो। तुम हमेशा सोचते थे कि तुम मुझे आसानी से हरा सकते हो, लेकिन अब चोट तुम्हें लगी है, मुझे नहीं, तो क्या तुम नाराज हो? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ठीक है, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। मुझे दोष मत दो। अगला कदम मूल रूप से शीर्ष 10 फीनिक्स शिष्यों से निपटने के लिए था। आप पहले से ही इस तरह के उपचार का आनंद लेने में सक्षम होने के लिए सम्मानित हैं। रक्त कंकाल ने एक पागल मुस्कान दिखाई। ये पता चला है कि रक्त कंकाल के पास एक विशेष चाल है जो दुश्मन को हरा सकती है। अब ये दिलचस्प है। मुझे आश्चर्य है कि जब वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग करेगा तो वह कितना भयानक होगा। दर्शक पुनः उत्साहित हो गए। मैंने सोचा था कि यह लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें कोई मोड़ आएगा।
मुझे आशा है कि आप मुझे अगली बार निराश नहीं करेंगे। लिंग जियो ने सीधे कार्रवाई नहीं की, वह रक्त कंकाल को यह अवसर देने के लिए तैयार था। अन्यथा ये लड़ाई इसी तरह समाप्त हो जाती और उसे इसका आनंद नहीं मिलता। क्या तुम हमला नहीं करने वाले? ब्लड्सकल ने पूछा। कोई जरूरत नहीं है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपको अफसोस होगा कि आपने जीतने का सबसे अच्छा मौका खो दिया। रक्त कंकाल ने ठंडी मुस्कान के साथ अपना मुंह खोला और शेष सभी 11 खोपड़ियों को अपने शरीर में खींच लिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। रक्त कंकाल के शरीर से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जो तेजी से तेज होती जा रही थी। कंकाल युद्ध शरीर। जैसे ही दहाड़ सुनाई दी, रक्त कंकाल के पूरे शरीर में चौंकाने वाले परिवर्तन हुए। मूलतः वह कुछ हद तक मानव ही था। इस समय वह खूनी कंकाल के नीचे लिपटा हुआ एक राक्षस जैसा लग रहा था। उसका पूरा शरीर रक्त लाल हड्डियों से ढका हुआ था और यहाँ तक कि उसका सिर भी रक्त लाल खोपड़ी में बदल गया था। इतना ही नहीं, उसका शरीर पहले की तुलना में कम से कम 4 से 5 गुना बड़ा हो गया था। उसके लंबे शरीर पर, उसकी भुजाओं पर 2 लंबी हड्डी किस्पत थे, जो लगातार रक्त लाल लिपटों के साथ जल रहे थे। यदि कंकाल राक्षस में रूपांतरण केवल सती परिवर्तन है, तो बढ़ती आभा एक आंतरिक परिवर्तन है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक जोरदार धमाके के साथ रक्त कंकाल का कंकाल लड़ाकू शरीर अंततः पूरी तरह से बन जाता है। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। स्वर्ग क्षेत्र का छठा स्तर, 6 कला स्वर्ग की खेती। ऐसी भयानक आभा, कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने कहा कि यह कदम 10 फीनिक्स से निपटने के लिए तैयार किया गया था। ये पता चला है कि यह सीधे खेती बढ़ा सकता है। ये ट्रम्प कार्ड वास्तव में भयानक है। ये वास्तव में कंकाल मार्शल आत्मा को खा सकता है, सफेद हड्डी के कवच के साथ सहयोग कर सकता है और एक पूरी तरह से नया कंकाल लड़ाकू शरीर बना सकता है। लिंग जियो उसे कैसे हरा सकता है? अफसोस, मुझे डर है कि लिंग जियाओ की मौत निश्चित है। सभी हैरान हो उठे। आश्चर्य की बात है कि लड़ाई के बाद भी रक्त कंकाल की ताकत में इतना सुधार हो सकता है। क्या लिंग जियो के पास अभी भी कोई प्रतिवाद है? क्या यह आपका तुरुप का पत्ता है? लिंग जियाओ ने भी प्रशंसा भरी नजर से देखा। ये रक्त कंकाल वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह वास्तव में 2 मार्शल आर्ट को एकीकृत करना जानता है। उसने सोचा कि वही एकमात्र व्यक्ति है जो ऐसा कर सकता है। 6 कलाओं वाली स्वर्ग साधना, भले ही ये केवल प्रारंभिक अवस्था में हो, ये परेशानी वाली है। यदि रक्त खोपड़ी 6 कला स्वर्ग के प्रारंभिक चरण में सिर्फ एक साधारण योद्धा था, तो लिंग जियाओ को डर नहीं होगा। 4 प्रतीक स्वर्ग के प्रारंभिक चरण की खेती के साथ वह जीतने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन ब्लड्सकल कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि एक प्रतिभाशाली योद्धा है। दोनों क्षेत्रों में अंतर है, जिससे निपटना बहुत कठिन है। स्टैंड पर चून्यू ने व्यंग्य करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। लिंग जियो निश्चित रूप से इस रक्त खोपड़ी के हाथों मर जाएगा। हालांकि शेनहुआन अकादमी के लोग बहुत खुश नहीं थे। सिकोंग जून ने ठंडी सांस ली और कहा, ये पता चला है कि हमें इस लिंग जियाओ से निपटने के लिए कंकाल लड़ाकू शरीर का उपयोग करना होगा। रक्त खोपड़ी बहुत निराशाजनक है। सर, ज्यादा चिंता मत करो, बस जीत जाओ। उसके बगल में बैठे अद्भुत हाथों वाले स्वर्गीय मास्टर सन शांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बच्चे को मरने दिया जाए। उसने वास्तव में हमारी शेनहुआंग अकादमी को बहुत बदनाम कर दिया है। अगर वह नहीं मरता, तो हम चैन से नहीं रह सकते। सिकोंग जुन ने सिर हिलाया। वास्तव में वह सच्चे दानव साम्राज्य के बारे में अधिक सोच रहा था। तियानलोंग महाद्वीप के चुने हुए बेटे लिंग जियाओ के रूप में, जब तक ये बच्चा मर नहीं जाता, तियानलोंग महाद्वीप के योद्धा कभी भी अपने सच्चे दानव साम्राज्य के अधीन पूरी तरह से नहीं होंगे। आखिरकार चुना हुआ बच्चे अभी भी जीवित है, जिसका मतलब है कि तियानलोंग महाद्वीप एक दिन बहाल हो जाएगा। इसका अर्थ कि मनुष्य पुनः जुवानजी पर शासन कर सकते हैं। तो लिंग जियो को मरना होगा। केवल जब लिंग जियो मर जाता है तभी सब कुछ मूल स्थिति में लौट सकता है। अंकल किंग्यान, क्या लिंग जियो ठीक है? फैंग यानरान ने घबराते हुए पूछा। जीवन और मृत्यु भाग्य द्वारा निर्धारित होते हैं, सफलता और असफलता स्वर्ग द्वारा निर्धारित होती है। कोई रास्ता नहीं है। ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई है। हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वह जीवित बचेगा या नहीं, यह उसके अपने भाग्य पर निर्भर करता है। फैंग क्विंग्यान को लिंगजियो पर ज्यादा भरोसा नहीं था, क्योंकि रक्त खोपड़ी द्वारा दर्शाई गई ताकत वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि लेंग मेई को भी चिंता होने लगी।
लेंग मेई ने पहले भी लिंगजियो के प्रकाश और छाया शंकु को देखा था और उसने सोचा कि यह लिंगजियो का सबसे शक्तिशाली हमला था। लेकिन आज के प्रकाश और छाया शंकु ने रक्त खोपड़ी की सुरक्षा को ही नष्ट कर दिया है। प्रभाव वास्तव में असंतोषजनक है, इसलिए लिंगजियो परिवर्तित रक्त कंकाल से निपटने के लिए और क्या कर सकता है। वहां उपस्थित लगभग सभी लोगों को लगा कि लिंगजियो की जान खतरे में है। बात बस इतनी सी थी कि कुछ लोग खुश थे और कुछ लोग चिंतित और बेचैन थे। रक्त कंकाल की विशाल रक्त लाल आंखें लिंगजियो को घूर रही थी, उसके सामने छोटे आदमी को देख रही थी और दबंगता से कहा, मैंने कहा था आपको मुझे कंकाल लड़ाकू शरीर का उपयोग करने देने का पछतावा होगा, लेकिन आपको मुझे इस चाल का उपयोग करने के लिए मजबूर करने पर गर्व भी है। मैं आपको अपने अंतिम शब्द कहने का मौका दे सकता हूँ, क्योंकि एक बार मैंने कार्रवाई कर दी तो आपके पास कोई मौका नहीं बचेगा। तुम अभी भी बहुत बकवास बातें करते हो। लिंगजियो ने रक्त कंकाल को देखा और धीरे से अपने हाथ में गोल्डन क्रो तलवार लहराई। आकाश में दुनिया की आंख रक्त कंकाल को घूर रही थी। सब कुछ के नियंत्रण में लिंगजियो अंततः आगे बढ़ गया। साधारण सी दिखने वाली तलवार ने शून्य को चीरते हुए रक्तमय कंकाल में वार कर दिया। क्या ये बच्चा मर जाएगा? मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कैसी चाल है? इसमें तो कोई विशेषता ही नहीं है। शोर करना बंद करो, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या चिल्ला रहे हो। इस तलवार के कुछ और ही इरादे होंगे। भीड़ में चर्चा आखिरकार बंद हो गई और सभी की निगाहें लिंगजियो के हाथ में गोल्डन क्रो तलवार पर टिक गईं। वे वास्तव में जानना चाहते थे कि लिंगजियो की तलवार ने क्या रहस्य उजागर किया। लड़के, क्या तुम मौत की तलाश में हो? ठीक है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। रक्त खोपड़ी भी लिंगजियो की तलवार को समझ नहीं पाई। उसे लगा कि लिंगजियो उसे नीची निगाह से देख रहा है। वह क्रोधित था और उसने दोनों हाथों से हमला किया। पतली हड्डी के स्पर्श रक्त लाल रोशनी के साथ चमक उठे और लिंगजियो पर खून के प्यासे जानवर की तरह झपट पड़े। डिंग! एक तीखी आवाज गूंजी। रक्त खोपड़ी ने आसानी से लिंगजियो की तलवार को रोक दिया। ये वास्तव में एक साधारण तलवार थी, एक साधारण तलवार बिना किसी विशेष विशेषता के। जब दर्शक लिंगजियो को डांटने वाले थे तो ब्लड्सकल अचानक कांप उठा। उस पल उसे अपनी मौत की प्रस्तावना दिखाई दे रही थी। कुछ गलत है, ब्लड्सकल ने तथा स्टैंड में बैठे अच्छी दृष्टि वाले कई योद्धाओं ने मैदान में बहुत ही असंगत और अजीब दृश्य देखा। एक काली छाया वाला मगरमच्छ लिंगजियो के शरीर की छाया से बाहर तैर कर आया। शून्य छाया मगरमच्छ। लिंगजियो रक्त खोपड़ी के पास क्यों गया? किसी अन्य कारण से नहीं, वह तो बस अपनी छाया का उपयोग छाया मगरमच्छ के हमले को रोकने के लिए करना चाहता था। इस क्षण तक लोगों को अचानक एहसास हुआ कि लिंगजियो कितना मुश्किल था। इस आदमी से लड़ते समय आप सचमुच लापरवाह नहीं हो सकते। लापरवाही का एक पल मौत का कारण बन सकता है। किसी चीज के काटने की आवाज तीव्र सुनाई दी। यद्यपि ब्लड्सकल को कुछ गड़बड़ लगी थी और उसने बचने की कोशिश की थी, फिर भी शैडो क्रोकोडाइल ने उसका हाथ काट लिया था। आखिरकार छाया मगरमच्छ ने प्रतिद्वंद्वी की छाया को काट लिया और उसे चकमा देना इतना आसान नहीं था। रक्त खोपड़ी के रक्तरंजित बाएं आधे भाग को देखकर लोग दंग रह गए। उस समय उनकी आंखें मानो जम सी गई थीं और उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। क्या हुआ? लिंगजियो ने वास्तव में रक्त खोपड़ी को फिर से चोट पहुंचाई। ये कैसा भयानक कदम है! जब रक्त खोपड़ी ने कंकाल लड़ाकू शरीर का उपयोग किया तो उसकी साधना अस्थायी रूप से 6 कला स्वर्ग के प्रारंभिक चरण में पदोन्नत हो गई। वहां उपस्थित सभी लोगों को लगा कि लिंगजियो ब्लड्सकल को नहीं हरा सकता और उसे ब्लड्सकल द्वारा मारा जाना तय था। वे केवल लंबे समय तक संघर्ष ही कर सकते थे, लेकिन लिंगजियो ने कुछ भी बकवास नहीं कहा। उसने एक आश्चर्यजनक चाल का इस्तेमाल करके सभी के संदेहों को पूरी तरह से कुचल दिया और आसानी से ब्लड्सकल के एक हाथ को अपंग कर दिया। यदि ब्लड्सकल ने थोड़ी धीमी गति से भी बचाव किया होता तो भी उसकी मौके पर ही बुरी तरह मौत हो जाती। चू म्यू दंग रह गया। मोर फीनिक्स दंग रह गया। टियानपेंग फीनिक्स अचंभित रह गया। सिकोंग जुन की आंखें भी वही स्थिर थीं, निश्चल। लिंगजियो ने वास्तव में इस स्थिति में ब्लड्सकल को घायल कर दिया। इस बच्चे से निपटना वाकई मुश्किल है। नहीं, जिसने चिल्लाया वह ब्लड्सकल की महिला थी, जो शेनहुआन अकादमी की शिष्या भी थी। इससे पहले उसके चेहरे पर अभी भी अपने भाई से बदला लेने की मुस्कान थी, लेकिन इस समय यह मुस्कान बहुत विडंबनापूर्ण लग रही थी। आह! भयंकर दर्द में खून से लथपथ कंकाल ने अपना दिमाग खो दिया था और वह पागलों की तरह हरकतें करने लगा था। अनगिनत हड्डियां जमीन से बाहर निकल आईं।
वह लिंग जियाओ को मारना चाहता था, लेकिन हड्डियों ने निर्दोष लोगों को फंसा दिया। प्रतियोगिता मंच के पास कई योद्धा चौंक गए और हड्डियों से सीधे घुस गए। वे मौके पर ही खून की लाल लपटों में जलकर राख हो गए। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। पागल सफेद हड्डियां बाहर निकलती रहीं और असंख्य योद्धा घबराहट में प्रतियोगिता मंच की सीमा से दूर भाग गए। हालांकि लिंग जियाओ, जिसने इसका खामियाजा भुगता, सुरक्षित रहा। अपने काले और सफेद पंखों को पीछे फैलाकर वह हवा में उड़ गया और हड्डियों के सभी हमलों से बच गया। क्या उड़ पाना आश्चर्यजनक है। पिछले महीने में मैंने तुम्हारी गति को नियंत्रित करने का एक तरीका खोज लिया है। रक्त कंकाल के आधे शरीर से अभी भी खून बह रहा था, लेकिन उसकी चेतना धीरे धीरे ठीक हो रही थी। तियान युआन ने अपनी शक्ति को और अधिक बर्बाद न करते हुए अपनी जेब से एक अजीब हड्डी निकाली। ये वह जादुई हथियार है जिसे परिष्कृत करने में मैंने बहुत पैसा खर्च किया है, अस्थि पिंजरा। बोलने के बाद उसने हड्डियां हवा में फेंक दी। एक क्षण में पूरा प्रतियोगिता मंच ढक गया और हड्डियों का पिंजरा अभी भी सिकुड़ रहा था। लगभग एक सपाट आकार बना रहा था, जिसकी ऊंचाई केवल 4 मीटर थी, जो खूनी कंकाल के वहां खड़े रहने के लिए पर्याप्त थी। लिंग जियो अपने शरीर कौशल का उपयोग करके इधर उधर घूमना चाहता था, लेकिन वह बिल्कुल भी दूर नहीं जा सकता था। नरक में जाओ, हड्डियों के पिंजरे में, तुम्हें कोई स्वतंत्रता नहीं है, तुम केवल मेरे द्वारा ही मारे जा सकते हो। रक्त कंकाल के शरीर के आधे हिस्से पर लगा खून धीरे धीरे जम गया और घाव धीरे धीरे भर गया। हालांकि इसके दोबारा उगने की संभावना नहीं थी, लेकिन यह अनुमान लगाया गया कि अत्यधिक रक्तस्राव से मृत्यु की संभावना नहीं थी। वह अब पूरे प्रतियोगिता मंच को नियंत्रित करता है और लिंग जियो को पूरी तरह से दबा देता है। परिवर्तन बहुत तेज है। अभी लिंग जियाओ हावी था, लेकिन एक पल बाद वास्तव में रक्त कंकाल हावी हो गया। हाँ, अगर कुछ निर्दोष लोग नहीं मरे होते तो आज की लड़ाई काफी आनंददायक होती। अब मुझे उम्मीद है कि लिंग जियाओ उस खूनी कंकाल को मार देगा। आप खुद को पीटकर निर्दोष लोगों को कैसे चोट पहुंचा सकते हैं? ये घृणित है। ये सही है, यह आदमी रक्त कंकाल कुछ भी नहीं है। दर्शकों में अधिक से अधिक लोगों ने लिंग जियो का समर्थन किया। हालांकि यह समर्थन बहुत कम उपयोग का है और फिलहाल इसका कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है, लेकिन जब तक यह आवाज फैलती रहेगी, लिंग जियो मानव कायाकल्प के अपने सपने को अधिक आसानी से साकार कर सकेगा। शेनफा, लिंग जियो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास अब कोई शारीरिक कौशल नहीं है और मैं केवल अपने भौतिक शरीर की गति पर निर्भर हूं, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? चूंकि आंदोलन तकनीक को सील कर दिया गया था, इसलिए लिंग जियो केवल अपने भौतिक शरीर और अपने अलग थलग काले और सफेद पंखों की गति पर निर्भर था। ये वास्तव में असहाय था कि दूसरों द्वारा मुझे शारीरिक कौशल का विशेषज्ञ समझ लिया गया। हे, मुझे परवाह नहीं कि यह तुम्हारा शरीर है या तुम्हारी गति, तुम आज मर जाओगे। रक्त कंकाल ने उपहास किया और हर जगह की हड्डियों में हेरफेर करके मुट्ठी भर विशाल हड्डी के टुकड़ों को संघनित किया और उन्हें सीधे लिंग जियो पर निशाना बनाया। लिंग जियो ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर नर्म हड्डियों में उलझे हुए थे और वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। मालिक, लिंग मेई चिंतित हो गई और अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। लैन युए, दाई यूलिंग, लॉन्गचेन, झाओजी और अन्य सभी खड़े हो गए। भले ही उन्होंने नियम तोड़े हों, वे लिंग जियाओ को मारा जाता हुआ नहीं देख सकते थे। इस लड़के ने अच्छे दोस्तों का एक समूह बना लिया है जो प्रेम और न्याय को महत्व देते हैं। लेकिन यह अफसोस की बात है, ताकत के मामले में वह अभी भी रक्त कंकाल से कमतर है। इस तरह की मौत हालांकि दुखद है, लेकिन इसके लायक नहीं है। उसकी क्षमता के साथ भविष्य में रक्त कंकाल को पार करना आसान होना चाहिए। दर्शकों में कई विशेषज्ञों ने अपना सिर हिलाया और लिंग जियो के भाग्य पर दुख व्यक्त किया। सब लोग बैठ जाओ, लिंग जियो जोर से चिल्लाया। मुझे पता है कि आप मेरी परवाह करते हैं, लेकिन अगर मुझे ऐसे कमीने और बेशर्म व्यक्ति द्वारा मार दिया जाता है, तो मैं त्यानलोग महाद्वीप के चुने हुए व्यक्ति होने के योग्य नहीं रहूंगा। हर कोई अपने किए के लिए जिम्मेदार है। लिंग जियाओ स्वाभाविक रूप से एक ही है। जिस दिन से उसने रक्त कंकाल को उकसाया था, उसने इस दिन के बारे में सोचा था, इसलिए भले ही उसे वास्तव में यहाँ मरना पड़ा, उसे इसका अफसोस नहीं होगा। अपने दोस्तों को चोट पहुंचाने की तो बात ही छोड़िए, लिंग मेई और अन्य लोग बैठे नहीं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि लिंग जियो में कोई रीढ़ है या नहीं, वे तो बस एक जीवित व्यक्ति को देखना चाहते हैं। मैं मर नहीं सकता। लिंग जियो की आवाज शांत हो गई और वहां खड़े होकर, भले ही वह हड्डियों के पिंजरे में लिपटा हुआ था, वह खतरे से भरा लग रहा था।
लेकिन वह छोटी सी पीठ अचानक इतनी लंबी, इतनी आत्मविश्वासी, इतनी राजसी लगने लगी। जीवन में कोई खुशी नहीं है, मृत्यु में कोई डर नहीं है। मैं, लिंग जियाओ, जीवन में एक नायक बनूंगा और मैं मृत्यु में भी एक नायक बनूंगा। इसमें आहें भरने की कोई बात नहीं है। लिंग जियाओ की आवाज बेहद दृढ़ थी। और क्या, वह मुझे मारना चाहता है, लेकिन उसके पास क्षमता नहीं है। अच्छा आदमी, तुम जीवन में नायक बनोगे और मृत्यु में भी नायक बनोगे। कैसी हिम्मत है! संभवतः केवल इस प्रकार का साहस ही उसे इतने सारे धरती हिला देने वाले काम करने की अनुमति दे सकता है। ये लड़ाई कठिन है। प्रकाश और छाया का दिव्य शंकु प्रतिद्वंद्वी को मारने में विफल रहा। गति और उड़ान भी अनुपलब्ध हैं। यहाँ तक कि शून्य छाया मगरमच्छ भी रक्त कंकाल को पूरी तरह से पराजित नहीं कर सका। लिंग जियाओ के लिए यह अच्छी बात नहीं है। यद्यपि उसके पास एक समलन कौशल है, जो शून्य छाया मगरमच्छ और स्वर्ण कौवा लिंगरी का संयोजन है, इस कौशल का उपयोग वास्तविक युद्ध में कभी नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसे खुद भी नहीं पता कि इसका क्या असर होगा। यदि यह चाल भी असफल हो जाती है तो वह सचमुच अपनी अंतिम स्थिति में पहुंच जाएगा। यदि वह इस महत्वपूर्ण क्षण में पुनः आगे नहीं बढ़ता है तो संभवतः उसे अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। उसने एक गहरी सांस ली। लिंग जियाओ ने विश्व की आंख को वापस ले लिया। वह इस अंतिम चाल को करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाना चाहता था। वह अपनी ऊर्जा को विचलित नहीं होने दे सकता था। वह जीवित रहेगा या मरेगा, ये सब इस हमले की शक्ति पर निर्भर था। पहाड़ों और नदियों की दुनिया में, विशाल ब्रह्मांड में, लाल सूरज आसमान में ऊंचा लटक रहा था। ब्रह्मांड में एक विशाल सुनहरा कौवा मंडरा रहा था और पास में एक काली छाया वाला मगरमच्छ था। सुनहरा कौवा और छाया मगरमच्छ आमने सामने आ गए और एक दूसरे से संपर्क किया। प्रकाश और छाया आंशिक रूप से विलीन होने लगे। ब्रह्मांड में एक धुंधला दृश्य दिखाई दिया। वह क्या था? लिंग जियो ने अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करके देखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने फिर भी एक प्रेत देखा, एक ऐसा प्रेत जो स्पष्ट नहीं था। ये सुनहरे कौवे और छाया मगरमच्छ के मिलन का परिणाम था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था, लिंग जियो प्रेत द्वारा लाई गई भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था। दबंग, भयंकर, महान, सर्वोच्च, यह असली जानवर है। यह नई चीज निश्चित रूप से कोई साधारण एक और एक वाली बात नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश और छाया शंकु की शक्ति लाल सूर्य शंकु और छाया शंकु से कहीं अधिक है, यह नई चीज गोल्डन क्रो और शैडो क्रोकोडाइल से भी अधिक शक्तिशाली है तथा दोनों चालों से भी अधिक भयानक है। सब कुछ नष्ट करने की इच्छा। क्या ये सब कुछ नष्ट करने की इच्छा का उन्नत संस्करण है? लिंग जियो को पता नहीं था और इसका वर्णन करना कठिन था, लेकिन वह देख सकता था कि इस प्रेत में सब कुछ नष्ट करने की भयानक शक्ति और इच्छा शक्ति थी। यह उनकी विनाश की तलवार की मंशा के समान ही है, लेकिन यह अधिक प्रभावशाली है। विनाश और विध्वंस के अर्थ समान हैं, लेकिन उनकी मात्रा पूरी तरह से भिन्न है। लिंग जियो मूल रूप से सिर्फ एक नई चाल को एकीकृत करना चाहता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक जानवर का एक अदृश्य प्रेत उसे इतना बेहतर बना सकता है, और उसने वास्तव में विनाश की तलवार की मंशा को विनाश की तलवार की मंशा में उन्नत कर दिया। ये जानवर विनाश से पैदा हुआ था और सब कुछ नष्ट करने के लिए लड़ा। ये कैसा राक्षस है! अब मैं प्रतिद्वंद्वी के हमले से बचाव करने की पूरी कोशिश करता हूँ और फिर इस चाल का पूरी तरह से उपयोग करता हूँ। अगर मैं वास्तव में इस चाल को पूरी तरह से समझ सकता हूँ तो मैं निश्चित रूप से विनाश की शक्ति को पूरी तरह से समझ पाऊंगा। रक्त कंकाल को साफ करना आसान होगा। लिंग जियाओ ने पहले जो चालें चली थी वे केवल सही थीं। हालांकि वे समान रूप से शक्तिशाली थी, लेकिन वे रक्त कंकाल के कंकाल लड़ाकू शरीर को हराने में सक्षम नहीं हो सकती थी। इसलिए वह जल्दबाजी में हमला करने की योजना नहीं बनाता, वह इस चाल को पुनर्तः निपुण बनाना चाहता है। ये सब बहुत लंबा लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ एक पल था। लिंग जियो के दिमाग में सिर्फ एक विचार था। उसने अचानक मुट्ठी भर स्वर्गीय आत्मा की गोली निगल ली। इस प्रकार का अमृत, जिसके लिए अन्य लोगों ने ऊंची कीमत चुकाई थी, वास्तव में उसने उसे फलियों की तरह खा लिया। तभी लिंग जियाओ वहीं निश्चल खड़ा रहा। धीरे धीरे उसके शरीर पर उत्तम कवच की एक परत उभरने लगी। चियांग युई और छाया कवच के सम्मिलन के बाद अधिक शक्तिशाली रक्षा के साथ एक प्रकाश और छाया कवच का जन्म हुआ। आखिरकार यह एक ऐसा कौशल है जो प्रकाश और छाया के रहस्य के पहले चरण में दिखाई देता है, इसलिए इसे एकीकृत करना अपेक्षाकृत आसान है। लिंग जियो ने पहले ही इसे पूरा कर लिया है। चियांग युई निश्चित रूप से रक्त कंकाल के हमले को रोकने में सक्षम नहीं होगा,
लेकिन प्रकाश और छाया कवच कम से कम थोड़ी देर के लिए इसमें देरी कर सकता है। क्या ये कोई नया कदम है? ये बेकार है। ये देखा जा सकता है कि लिंगजियो ने अपनी सभी आक्रमण क्षमताओं का उपयोग कर लिया है। अब वह केवल देरी कर सकता है। तुम्हें कैसे पता कि यह बेकार है? उसने अभी तक हार नहीं मानी है। हाँ, अगर आप हार नहीं मानते तो अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई है। अगर आप नहीं मरते तो अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। लिंगजियो का शरीर अचानक शक्तिशाली लड़ाकू भावना के साथ फट पड़ा, लगभग आकाश में उड़ गया, अंधेरे को तोड़ दिया और मूल रूप से मन वर्ग को फिर से प्रकाशित कर दिया। यद्यपि योद्धा अंधेरी रात की ज्यादा परवाह नहीं करते, स्वर्गीय क्षेत्र के योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए, असाधारण क्षेत्र के योद्धा भी अपनी दृष्टि को बढ़ाने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन प्रकाश ऐसी चीज है जो सभी सजीवों को पसंद आती है। इतनी मजबूत लड़ाई की भावना, इस लिंगजियो के साथ खिलवाड़ करना वास्तव में आसान नहीं है। मुझे लगता है कि आप सिर्फ जिद्दी प्रतिरोध कर रहे हैं और अपनी क्षमताओं को अधिक नहीं आंक रहे हैं। सच में, क्यों न हम शर्त लगाएं? बातचीत करने वाले दो लोग शेनहुआंग नीलामी घर के युवा मालिक फैंगमिंग वुशान और तियानलोंग नीलामी घर की महिला बॉस योनिया थे। यूहा स्वाभाविक रूप से लिंगजियो का समर्थन करती है। फैंगमिंग वुशान रक्तकंकाल के बारे में अधिक आशावादी है। बस शर्त लगाओ। मुझे आश्चर्य है कि राजकुमारी यूनिया कैसे शर्त लगाना चाहती है। ये बहुत सरल है। अगर मैं जीत गया तो आपका दिव्य फीनिक्स नीलामी घर मानव दासों की सार्वजनिक नीलामी का व्यवसाय छोड़ देगा। यूया ने मुस्कुराते हुए कहा, ये काम नहीं करेगा। डर गया क्या? ऐसा नहीं है कि मैं डरता हूँ। मैं सिर्फ दिव्य फीनिक्स नीलामी घर का युवा स्वामी हूँ, प्रभारी व्यक्ति नहीं। इस मामले को गिना जा सकता है या नहीं, इसका फैसला सम्राट को करना है, इसलिए राजकुमारी यूनिया को अन्य शर्तें रखनी चाहिए। फैंगमिंग वुशान ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो मैं एक कदम पीछे हटूंगा। अगर मैं जीत गया तो दिव्य फीनिक्स नीलामी घर के सभी मानव दास अब मेरे हो जाएंगे। यूनिया ने कहा, यह मत कहो कि तुम अभी निर्णय नहीं ले सकते। यदि तुम शर्त लगाने की हिम्मत नहीं कर सकते तो तुम इसे स्पष्ट रूप से कह सकते हो। हम वैसे भी केवल मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम्हें अभी भी रक्तकंकाल पर कोई भरोसा नहीं है। हाँ, राजकुमारी यूनिया के उकसाने के कौशल वास्तव में अच्छे हैं। ठीक है, मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ। तो क्या हुआ अगर राजकुमारी यूनिया हार गई? फैंगमिंग वुशान ने मुस्कुराते हुए पूछा। भाई वुशान, आप क्या सोचते हैं? यूनिया ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें 1 महीने तक मेरे साथ रहना होगा। तुम्हें वह सब करना होगा जो मैं तुमसे करने को कहूँ, जिसमें अपना शरीर समर्पित करना भी शामिल है। फैंगमिंग वुशान ने संकुचित आंखों से कहा। यूनिया की खूबसूरती ने उसे लंबे समय से मोहित कर रखा था। उसने यूनिया को बिस्तर पर दबाकर अनगिनत बार उसे जोर से चोदने का सपना देखा था। आज ये सपना सचमुच साकार हो सकता है। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यूनिया हल्के से मुस्कुराए। आप सहमत हैं? फैंगमिंग वुशान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर खुश हो गई। उसने शुरू में सोचा था कि यूनिया टालमटोल करेगी, लेकिन कौन जानता था कि दूसरा पक्ष वास्तव में बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। आप सहमत क्यों नहीं हैं? मैं लिंग जियाओ के बारे में बहुत आशावादी हूँ। यूनिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुझे सच में नहीं पता कि लिंगजियो में क्या अच्छा है। उसने वास्तव में तुम्हें खुद पर दांव लगाने के लिए तैयार कर दिया। इस बार तुम निश्चित रूप से हार जाओगे। फैंगमिंग वुशान जोर से हंसा, क्योंकि वह जानता था कि लिंगजियो आज हार जाएगा। भले ही रक्तकंकाल का लिंगजियो से कोई मुकाबला न हो, फिर भी लिंगजियो को हराया जाएगा। जिस दिन से लिंगजियो ने दिव्य फीनिक्स अकादमी को अपमानित किया, ये दुखद भाग्य पहले से ही तय था। मुझे डर है कि वह आपको निराश कर देगा। यूनिया ऐसी व्यक्ति नहीं है जो आसानी से दूसरों के साथ शर्त लगा ले। आज उसने शर्त इसलिए लगाई क्योंकि उसे लिंगजियो पर विश्वास था। बेवकूफ रक्तकंकाल, अगर तुमने अभी भी हमला नहीं किया तो ये लड़का लिंगजियो कुछ चालें सोचने की कोशिश कर रहा है। उसे वह मौका मत दो। रक्तकंकाल के हमले में देरी को देखकर सिकोंग जुन खुद को रोक नहीं सका और शाप दिया, यह एक जीवन मृत्यु द्वंद्व है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। जब भी तुम्हें मौका मिले उसे मार डालो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? ये वाक्य सचमुच सपने देखने वाले को जगा देता है।
ब्लड स्केलेटन को पहले तो आश्चर्य हुआ कि लिंग जियो ने अचानक हिलना बंद कर दिया और ऐसा लग रहा था कि वह अपनी आंखें बंद करके कुछ कर रहा है। उसने सोचा कि लिंग जियाओ ने हार मान ली है। अब मुझे अचानक समझ में आया, ये लिंग जियो वास्तव में उससे लड़ते समय कुछ चालें समझना चाहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? लिंग जियाओ की हरकत ने उसे लगभग मार ही डाला था। अगर उसे फिर से कुछ समझ में आ जाए तो क्या ये ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं होगी? मारना, इसमें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्लड स्कल को इस बात की परवाह नहीं है कि दूसरे उसे बेशर्म कहते हैं या नहीं। वैसे भी ये जीवन मरण का द्वंद्व है। मरा हुआ व्यक्ति बोल नहीं सकता। विशाल हड्डी का टुकड़ा हवा में टूट गया और सीधे लिंग जियो के प्रकाश और छाया कवच को भेद दिया। इतना मुश्किल? ब्लड स्कल को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लिंग जियो के शरीर पर अजीब काला और सफेद कवच उसकी कल्पना से भी अधिक कठोर था। उसकी चाल उसमें प्रवेश नहीं कर सकी। समय बर्बाद मत करो, जो कुछ भी तुम कर सकते हो उसका उपयोग करो। एक बार जब वह सफलता प्राप्त कर लेता है या कोई नई चाल समझ लेता है तो यह मुश्किल हो जाएगा। सिकोंग जुन दहाड़ा। ब्लड स्कल ने कुछ देर तक हिचकिचाहट महसूस की और अंततः स्टोरेज रिंग से एक रक्तलाल गोली निकाली। ये पद स्वाभाविक रूप से उन्हें शेनहुआंग अकादमी के शीर्ष प्रबंधन द्वारा दिया गया था। लिंग जियो को मारने के लिए शेनहुआंग अकादमी ने हर संभव कोशिश की है। ये क्रेज पिल शेनहुआंग मेडिकल कॉलेज के डीन सन शांग द्वारा बनाई गई थी और यह कम समय में योद्धा की हमले की शक्ति को लगभग 2 गुना बढ़ा सकती है। बेशक गोली जितनी अधिक हिंसक होगी उसके दुष्प्रभाव भी उतने ही अधिक होंगे। इस वजह से ब्लड स्कल कभी भी इसका उपयोग नहीं करना चाहता था। इस चीज का इस्तेमाल करने के बाद वह हिल नहीं सकता। अगर वह लिंग जियाओ को नहीं मार सकता तो वह पूरी तरह से दूसरों की दया पर निर्भर हो जाएगा। हालांकि इस समय उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। क्रोध की गोली उसने निगल ली। हिंसक शक्ति तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गई। विशाल हड्डी के स्पर पर रक्तलाल प्रकाश पहले से भी अधिक तीव्र था। टूटा हुआ, ऐसा लगता है कि कवच में है। लिंग जियाओ की रक्षा टूट गई है। कई लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि ब्लड स्कल ने क्या खाया। वैसे भी इस द्वंद्व में कोई सख्त नियम नहीं है। जब तक वे बाहरी लोगों की शक्ति पर भरोसा किए बिना प्रतिद्वंद्वी को मार सकते हैं तब तक ये ठीक है। बूम! जिस क्षण प्रकाश और छाया कवच टूटा, लिंग जियो के शरीर से अचानक एक भयानक ऊर्जा फूट पड़ी। वर्चस्व और हर चीज के विनाश की भयावह मनोदशा को लिंग जियो की आभा में एकीकृत किया गया है। लिंग जियाओ के पीछे एक राक्षस की परछाई धुंधली सी दिखाई दी। कोई और उसे साफ साफ नहीं देख पाया, लेकिन लिंग जियाओ ने उसे समझ लिया। वह सफल हो गया। गोल्डन क्रो लिंग सन और शून्य छाया मगरमच्छ के सही सम्मिलन के बाद भयानक आकाश निगलने वाला विशालकाय ताओटी पैदा हुआ। सुनहरे बाल लहराते हुए, दीप्तिमान, पीछे से एक विशालकाय जानवर की दहाड़ सुनाई दी। इस समय लिंग जियो ने न केवल रक्त कंकाल के हमले को एक झटके में हरा दिया, बल्कि अपने स्वयं के साधना स्तर को भी एक भयानक स्तर तक बढ़ा दिया। पंचतत्व स्वर्ग का प्रारंभिक चरण। 4 प्रतीक स्वर्ग के प्रारंभिक चरण से ये सीधे 5 तत्व स्वर्ग के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गया। बीच की प्रक्रिया को पूरी तरह से छोड़ दें। क्या चल रहा है? उसका साधना स्तर टूट गया है और वह सीधे पंचतत्व स्वर्ग साधना स्तर तक पहुंच गया है। ये कैसे संभव है? मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। प्रतिभा क्या है? ये प्रतिभा है। और उस विशालकाय जानवर की दिल दहला देने वाली दहाड़ क्या है? लोग आश्चर्य से लिंग जियो को देखने लगे। इस दृश्य ने उन्हें बहुत ज्यादा झकझोर दिया। लिंग जियाओ के शरीर से जो आभा निकली वह निश्चित रूप से 5 तत्वों के स्वर्ग क्षेत्र से थी, न कि 4 प्रतीकों के स्वर्ग क्षेत्र से। इससे भी अधिक भयावह बात की इस विशालकाय जानवर की अजीब दहाड़ सुनकर लोग कांप उठते हैं और घबरा जाते हैं। लिंग जियाओ ने क्या किया? वह युद्ध में कैसे आगे बढ़ा? इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकता। यहाँ तक कि लिंग जियाओ भी थोड़ा उलझन में था। लेकिन प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई भी साधना के विषय को पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। चाहे आप किसी भी जाति के हों, साधना पत्थरों को टटोलकर नदी पार करने के समान है। क्या ठीक है, क्या गलत? साधना का सही मार्ग क्या है? हम निर्णय लेने के लिए केवल सीमित अनुभव पर ही भरोसा कर सकते हैं। हालांकि वास्तव में सही अनुभव किसी अन्य वातावरण में पूरी तरह से गलत हो सकता है। रक्त कंकाल को हिंसक बल द्वारा पीछे धकेल दिया गया था। यदि इसे हड्डी के पिंजरे द्वारा अवरुद्ध नहीं किया गया होता तो यह अनुमान लगाया जाता है कि इस बार इसे सीधे प्रतियोगिता के मंच से नीचे गिरा दिया गया होता।
उसके चेहरे पर अत्यधिक भय का भाव था। इस समय उसके दिल में जो डर था उसे कोई नहीं समझ सकता था। उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई इंसान नहीं बल्कि एक विशालकाय जानवर लग रहा था जो आसमान को निगल सकता था। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक विशालकाय आकाश निगलने वाला जानवर जुवानजी के पास से गुजरता था। वह एक ही बार में एक ग्रह को निगल सकता था। प्राचीन लोग इसे ताओटी कहते थे, लेकिन उन्होंने कभी इसका असली रूप नहीं देखा। लेकिन ये दर पीढ़ी चला आ रहा है। ब्लड स्केलेटन ने भी इसे किताब में देखा था, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि पूर्वजों ने कुछ ज्यादा ही घमंड कर लिया है। इस दुनिया में ऐसा अस्तित्व कैसे हो सकता है? हालांकि इस समय उन्हें एहसास हुआ कि पूर्वजों का तथाकथित डर अतिरंजित नहीं था, बल्कि लंबे इतिहास के कारण कमजोर हो गया था। अन्य लोग ताओटी को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। ब्लड स्केलेटन भी साफ साफ नहीं देख पा रहा था। उसे बस एक बहुत बड़ा ब्लैक होल जैसा मुंह दिखाई दे रहा था जो सब कुछ निगलने में सक्षम लग रहा था। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा कांप रही है। हिंसक गोली के प्रभाव के बावजूद वह अभी भी लड़ने के लिए आगे बढ़ने या यहाँ तक कि खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। डर गया क्या? लिंगजियो ने रक्त कंकाल को देखा और अपने दाहिने हाथ को धीरे से लहराया, जिससे हड्डी का पिंजरा बिखर गया। अन्य लोग यह नहीं देख सके, लेकिन रक्त कंकाल ये देख सकता था कि उसके अस्थि पिंजरे को विशालकाय जानवर ने निगल लिया था। मैं हार मानता हूँ। रक्त कंकाल ने लड़ने का साहस पूरी तरह खो दिया था। वह आगे नहीं बढ़ना चाहता था। उसे अपनी मौत के संकेत भी दिखाई दे रहे थे। हार स्वीकाराना, लिंगजियो ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम होशियार हो। तुम जानते थे कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, इसलिए तुमने हार मान ली। जब मैं अभी नुकसान में था तो तुमने कभी मेरी जान बख्शने के बारे में नहीं सोचा, और अब तुम हार मानकर बचने की कोशिश कर रहे हो। मत भूलो, ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई है। रक्त कंकाल, खड़े हो जाओ। अब तुम एक 6 कला स्वर्गीय साधक हो। उसकी आभा से भयभीत मत हो, ये केवल सतह पर डरावना दिखता है। सिकोंग जुन चिल्लाया। रक्त कंकाल एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में चमक की एक चमक चमकी और फिर पूरी तरह से मंद पड़ गई। नहीं, डिप्टी डीन, आप समझ नहीं रहे हैं। आप सचमुच समझ नहीं रहे हैं। रक्त कंकाल ने अपना सिर हिलाया। इस समय लिंगजियो को बीम को पार करने के लिए अपनी साधना का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये भयानक दबाव गुफा की दुनिया के कई मजबूत पुरुषों की तुलना में भी अधिक भयानक है। जब वह गुफा स्वर्ग क्षेत्र से एक योद्धा का सामना करेगा तो वह इतना हताश नहीं होगा। भले ही वह उसे हरा न सके, फिर भी वह बच सकता है। लेकिन इस समय उसके मन में भागने का विचार भी नहीं था। ऐसा लगता है कि मैं इस हारे हुए व्यक्ति के लिए केवल अंतिम उपाय ही अपना सकता हूँ। सिकोंग जुन ने ठंडी सांस ली और मन ही मन सोचा। तभी अचानक उसकी भौहों के बीच से रोशनी की एक किरण निकली। इसकी गति इतनी तेज थी कि ज्यादातर लोगों को इसका पता ही नहीं चला। प्रकाश की यह किरण रक्त खोपड़ी की भौहों में जा लगी। उसी क्षण रक्त कंकाल ने अपना अस्तित्व खो दिया। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह पूरी तरह से सिकोंग जुन के नियंत्रण में था। सिकोंग जुन की हरकतें स्वाभाविक रूप से लिंगजियाओ की नजरों से बच नहीं सकी। ये बूढ़ा आदमी सचमुच बेशर्म है। सिकोंग जुन के नियंत्रण में रक्त कंकाल को अब थोड़ा सा भी डर नहीं था और उसने लिंगजियाओ पर एक उन्मत्त हमला किया। भूल जाओ, अगर तुम सचमुच जवाबी हमला नहीं कर सकते तो मैं सचमुच तुम्हें मारना बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन अब तुम्हें मारते समय मुझे किसी दया की जरूरत नहीं है। लिंगजियाओ ने आह भरी, लेकिन अपनी तलवार नहीं निकाली। वह अगले कदम की दहशत को महसूस कर सकता था। भले ही यह काम सिर्फ उंगली की तलवार से किया गया हो, यह आसानी से रक्त कंकाल को मार सकता था। विशाल प्रेत उसकी पीठ से हटकर उसके दाहिने हाथ की तलवार पर आ गया। तियानेयुवान बल लगातार संघनित होता रहा, जिससे जानवर की छवि स्पष्ट होती गई। यह एक ऐसा जानवर था जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया। यह एक ऐसा जानवर था जो सब कुछ खा जाता था। यद्यपि यह वास्तविक नहीं था, फिर भी इसकी आभा अत्यंत भयंकर थी। ताओटी, आसमान निगलने वाला जानवर, अनगिनत लोगों ने कहा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि लिंगजियो इतनी भयानक चीज को कैसे नियंत्रित कर सकता है। अफवाहों के अनुसार यहाँ तक कि मानव राजा भी ताओटी जानवर के साथ मुकाबला नहीं कर सकता था। 5 तत्वों के स्वर की खेती के साथ एक योद्धा लिंगजियो इसके साथ कैसे मुकाबला कर सकता था? नहीं, ये ताओटी जानवर नहीं है। ये सिर्फ एक विशेष मार्शल आर्ट होना चाहिए जो ताओटी जानवर की छवि और आभा को संघनित कर सकता है। अच्छी दृष्टि वाले योद्धा को अंततः सुराग मिल गया, लेकिन फिर भी ये बहुत वास्तविक लगता है।
इस तरह की बुरी और डरावनी आभा एक असली पेटू जानवर के आगमन की तरह है। ये बच्चा किस तरह की मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है, मुझे नहीं पता। यह अजीब है, अब तक किसी ने भी उसे अपनी मार्शल आत्मा का उपयोग करते नहीं देखा है। वास्तव में उसकी मार्शल आत्मा क्या है? क्या ये बड़ी आंख नहीं है? हर कोई इसके बारे में बात करता था, लेकिन फिर भी लिंगजियो की असली प्रकृति को नहीं देख सका। यहाँ तक कि जिन कुछ लोगों का लिंगजियो के साथ सबसे अच्छा रिश्ता था, वे भी यह नहीं समझ पाए कि लिंगजियो के पास किस प्रकार की मार्शल आर्ट और मार्शल आत्मा थी। लिंगजियाओ भावना से भरा हुआ था। हालांकि उसके अपेक्षाकृत कम साधना स्तर के कारण संघनित पेटू जानवर केवल एक प्रोटोटाइप था। चाहे आभा या शक्ति के संदर्भ में ये वास्तविक पेटू जानवर से 108,000 गुना अलग था और बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं था। गोल्डन क्रो लिंगसन और शून्य छाया मगरमच्छ का सम्मिलन अभी आकार लेना शुरू कर रहा है, लेकिन यह अभी भी लिंगजियो की सबसे मजबूत हत्या चाल बन सकता है। कितना भयानक! ये गोल्डन क्रो तलवार का उपयोग किए बिना है। मुझे डर है कि यदि इसे गोल्डन क्रो स्वॉर्ड के साथ जोड़ दिया जाए तो इस चाल की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। रक्तकंकाल ने उन्मत्तता से हमला किया, लेकिन उसने कभी लिंगजियो के शरीर को नहीं छुआ। हड्डी का पिंजरा टूट गया था और लिंगजियो फिर से आजाद हो गया था। अपनी तलवार की चाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए वह बिना किसी दबाव के आसानी से चकमा दे सकता था। ये हो गया। रक्तकंकाल, आज तुम मेरी चाल चलोगे ताओटी प्रलय दिवस। उसी समय विशालकाय जानवर दहाड़ा और लिंगजियो की उंगलियों की रोशनी हवा में फैल गई। उंगलियां हवा की तरह तेज और बिजली की तरह तेज हैं। नहीं, शरीर में कैद रक्तकंकाल की आत्मा भय से चीख उठी। ये तलवार न केवल भव्य है बल्कि भयानक भी है। इस प्रकार की शक्ति का वह निश्चित रूप से विरोध नहीं कर सकता और उसके पास इसका विरोध करने का साहस भी नहीं है। अस्थि शोधन। अत्यधिक भय के बीच रक्तकंकाल को वास्तव में कुछ चेतना प्राप्त हुई और उसने उन्मत्ततापूर्वक सबसे मजबूत बचाव का प्रयोग किया जो वह वर्तमान में कर सकता था। मूलतः हमले के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सभी हड्डियों को एक साथ इकट्ठा करके मजबूत रक्षा पंक्ति बनाई गई। हालांकि वह जानता था कि यह बेकार है, फिर भी ब्लड स्केलेटन ने ऐसा किया क्योंकि वह मरना नहीं चाहता था। वह अपने शरीर को पूरी तरह से नष्ट होते हुए नहीं देखना चाहता था। विशाल पेटू के पहुंचने से पहले अस्थि शोधन एक के बाद एक टूट गया। इसका कोई उपयोग नहीं है, किसी भी बचाव का कोई फायदा नहीं है। इस चाल के तहत रक्तकंकाल मर जाएगा। वह बहुत हताश था, पूरी तरह हताश। वाइस डीन, कृपया रक्तकंकाल को बचाओ। ब्लड स्कल की प्रेमिका मदद के लिए चिल्लाती है। हालांकि उसकी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वह जानती थी कि इस कदम से रक्तकंकाल के बचने की कोई संभावना नहीं होगी। हम सिर्फ तुम्हारे सामने दिव्य फीनिक्स अकादमी के लोगों को कैसे मार सकते हैं। सिकोंग जून अभी भी इस बात पर विचार कर रहा था कि बेकार रक्तकंकाल को बचाया जाए या नहीं, लेकिन पीकॉक हुआंगजी ने बढ़त ले ली। वह हवा में उछला और भयावह आभा के साथ सीधे प्रतियोगिता मंच की ओर दौड़ा। उसके पीछे दिव्य प्रकाश चमक उठा, जो लिंगजियो को उस दिव्य प्रकाश की ओर खींच रहा था। मैं तुम्हें जीवन और मृत्यु की लड़ाई में हस्तक्षेप करने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ? फैंग की ज्ञान वास्तव में नाराज था। फैंगमिंग वानझोंग ने पहले भी लिंगजियो पर हमला किया था, लेकिन उसके पास सावधानी बरतने का समय नहीं था, इसलिए वह सफल हो गया। सौभाग्य से लिंगजियो ठीक था। अब यह मोर फीनिक्स, एकमात्र जूनियर, अपने किंगक्सू अकादमी के शिष्यों पर उनके सामने ही हमला करने की हिम्मत करता है। क्या आपको सच में लगता है कि वह फैंग की ज्ञान कोई गुस्सा नहीं है? भयावह आभा ने मयूर हुआंगजी को प्रभावित किया। मोर और फीनिक्स कैसे उड़कर बाहर आए और कैसे वापस आए? बकवास, अभी मत रुको। जिस क्षण फैंग की ज्ञान ने पीकॉक हुआंगजी को रोका, सिकोंग जून ने कार्रवाई की। शायद यही वह अवसर था जिसका वह इंतजार कर रहा था। यद्यपि वह मोर फीनिक्स की तरह उछलकर बाहर नहीं आया, लेकिन गड़गड़ाहट जैसी आवाज में उसकी भयानक आंतरिक शक्ति समाहित थी। लिंगजियो, जिसने रक्तकंकाल की सुरक्षा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, अचानक उसके मुंह से खून निकला, उसका शरीर कांप उठा और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। बेशर्म, फैंग की ज्ञान ने शाप दिया, लेकिन सिकोंग जून मूर्ख बनने का नाटक कर रहा था और उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज कर रहा था। हा 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 हा, सिकोंग जून, तुम मुझे उसे मारने से रोकना चाहते हो, लेकिन मुझे उसे मारना होगा। कोई भी जिसे मैं, लिंगजियो, मारना चाहता हूँ, बच नहीं सकता। लिंगजियाओ, जो पीला और बेदम था, अचानक पागलों की तरह हंसा। ये बेकार है। आप जो कर रहे हैं वह बेकार है।
ये चाल ऐसी नहीं है जिसे आप आसानी से हल कर सकें। यद्यपि वह घायल हो गया था, फिर भी उसकी चालें खुल चुकी थीं। लोलुप प्रलय को रोका नहीं जा सकता। रक्त खोपड़ी मर चुका है। इस कदम का कोई विरोध नहीं हुआ और वह प्रतियोगिता मंच से पूरी तरह गायब हो गए। एक भी शव पीछे नहीं छोड़ा गया। चौक अचानक शांत हो गया। जीतना। लिंग जियाओ वास्तव में जीत गया और डिवाइन फीनिक्स अकादमी के 2 उपदीनों के एक के बाद एक हस्तक्षेप करने के बाद वे जीत गए। ये कैसा चमत्कार है। वे बहुत उत्साहित थे। लिंग जियाओ, लिंग जियाओ, एक व्यक्ति चिल्लाया। फिर 2 लोग, फिर 3 लोग। अनगिनत लोगों ने एक साथ यह नाम चिल्लाया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा चौक लिंग जियाओ के प्रभुत्व वाली दुनिया बन गया हो। वह विजेता है। वह एक दृढ़ योद्धा है। रक्त कंकाल को मारने के बाद लिंग जियो ने उपचार की गोली निगल ली और फिर ठंडी आंखों से सिकोंग जून को देखा। आप, दिव्य फीनिक्स अकादमी, वास्तव में अन्य बेशर्म बूढ़े लोगों की तुलना में अधिक बेशर्म है। वह अभी सिकोंग जून को मारना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अगर वह मानव राजा की शक्ति का उपयोग करता है, तो वह केवल तभी जवाबी हमला कर सकता है जब प्रतिद्वंद्वी ध्यान नहीं दे रहा हो, जैसा कि उसने पहले फैंग मिंगवानजोंग के खिलाफ किया था। यह अफसोस की बात है कि फैंग मिंगवानजोंग को पहले ही नुकसान उठाना पड़ा है और सिकोंग जून इतना मूर्ख नहीं होगा कि कोई सावधानी न बरते। यह एक ऐसी दुनिया है जहां ताकतवर लोगों का सम्मान किया जाता है। वास्तव में बहस करने का कोई कारण नहीं है, चाहे आपके पास कितने भी कारण हो, ये बेकार है। यदि कोई आपसे बेहतर है, तो आप उसे श्वेत कह सकते हैं, यदि वह काला है। चाहे वे कितने भी बेशर्म क्यों न हो, इन लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि दूसरे क्या सोचते हैं, क्योंकि कोई भी उनके सामने बकवास बोलने की हिम्मत नहीं करता। भले ही यह बात उनकी पीठ पीछे हो, वे इस पर सावधानीपूर्वक चर्चा कर सकते हैं। लिंग जियाओ, मालिक, भाई लिंग, फैंग यानरान, लिंग मेई और अन्य सभी लिंग जियो की ओर दौड़े, कांपते हुए युवक को सहारा दिया और चिंता के साथ उसका अभिवादन किया। चिंता मत करो, मैं अभी नहीं मरूंगी। हालांकि वह बेशर्म बूढ़ा आदमी मुझे मारना चाहता था, लेकिन वह त्यानलोग महाद्वीप से यहाँ तक सफल नहीं हो सका। लिंग जियाओ को अपने दिल में एक तीव्र गर्मी महसूस हुई। यद्यपि दुनिया अत्यधिक ठंड और अन्याय से भरी हुई है, फिर भी यहाँ गर्मजोशी है। ये दोस्त लिंग जियाओ की सबसे बड़ी संपत्ति है। यह आदमी बहुत लोकप्रिय है। हाँ, और ऐसी दृढ़ता के साथ वह भविष्य में एक महान व्यक्ति बन जाएगा। भीड़ में कई लोगों ने लिंग जियाओ की प्रशंसा की। लिंग जियाओ का नाम जो पहले गूंजता रहा, वह इसका सबसे अच्छा सबूत था। मुख्य बात कि आज लिंग जियाओ का प्रदर्शन इतना आकर्षक और चौंकाने वाला है कि उसकी प्रशंसा न करना मुश्किल है। 4 हाथियों के स्वर्ग के प्रारंभिक साधना स्तर के साथ, रक्त कंकाल, जिसने 5 तत्वों के स्वर्ग के बाद के साधना स्तर को दबा दिया था, को अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए अपने कंकाल लड़ाकू शरीर का उपयोग करना पड़ा, जिससे अस्थायी रूप से उसका साधना स्तर 6 कलाओं के स्वर्ग के प्रारंभिक चरण तक बढ़ गया। यहाँ तक कि उसने अपनी युद्ध शक्ति को बलपूर्वक बढ़ाने के लिए निषिद्ध दवा हिंसा की गोली का भी इस्तेमाल किया। मौत के खतरे का सामना करते हुए लिंग जियो ने अपने दोस्तों को हस्तक्षेप नहीं करने दिया, बल्कि जीवन में नायक बनो और मृत्यु में भी नायक बनो के वीरतापूर्ण शब्द कहे। उसे मौत का कोई डर नहीं था। लोगों को उस पर गर्व है, लेकिन थोड़ी दया भी आती है। हालांकि जब सभी ने सोचा कि लिंग जियो की मृत्यु निश्चित है, तो उसे एक आभास हुआ। उन्होंने एक ही बार में आश्चर्यजनक कदम उठाया और 4 तत्वों के स्वर्ग के प्रारंभिक चरण से 5 तत्वों के स्वर्ग के प्रारंभिक चरण तक एक बड़ी छलांग भी लगाई। सबसे भयानक बात कि भले ही बेशर्म यिन यांग दायरे के मास्टर सिकोंग जून ने हस्तक्षेप किया, लेकिन लिंग जियो को खून की उल्टी होने तक चोट लग गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि लिंग जियो ने फिर भी सिकोंग जून और सभी के सामने रक्त कंकाल को मार डाला और द्वंद्व जीत लिया। कठिन, मजबूत, बहादुर, शक्ति से मत डरो। लिंग जियो ने अपने महान युद्ध का उपयोग करके सभी को खड़ा कर दिया और उनका उत्साहवर्धन किया। इस समय दिव्य फीनिक्स अकादमी के सभी योद्धाओं ने लिंग जियो को देखा, थोड़ा गुस्सा और शर्मिंदा महसूस किया। क्रोधित क्योंकि लिंग जियो ने उनके सामने रक्त कंकाल को मार डाला। शर्मिंदगी इसलिए थी क्योंकि लिंग जियो ने उनके सामने मजबूत को हराया और अंत में सभी हस्तक्षेप का विरोध किया और रक्त कंकाल को नष्ट कर दिया। दिव्य फीनिक्स अकादमी के 20वें रैंक वाले मास्टर को वास्तव में त्यानलोग महाद्वीप के एक नीच मानव ने इतनी आसानी से मार डाला। उनके लिए इसे अपने दिल में स्वीकार करना कठिन है। हालांकि लिंग जियो को उनकी प्रतिक्रियाओं की परवाह नहीं थी। इस समय लिंग जियो की नज़र केवल बिजली दानव राजा सिकोंग जून पर थी।
इस आदमी ने उसकी मातृभूमि को नष्ट कर दिया और उसे दिव्य फीनिक्स महाद्वीप तक खदेड़ दिया। अगर वह आज इतना मजबूत नहीं होता तो वह एक हमला उसे पागल कर देने के लिए काफी होता। उन्होंने हमेशा मार्शल आर्ट, शरीर और आत्मा की व्यापक साधना पर जोर दिया है। ऐसा लगता है कि यह कदम सही है। बच्चे, तुमने अभी क्या कहा? सिकोंग जुन बिजली का दानव राजा है, सच्चे दानव साम्राज्य के 9 दानव राजाओं में से एक, जिन्होंने एक बार जुवान क्षेत्र को लगभग एकीकृत कर दिया था। लेकिन लिंग जियो के कारण अंत में तियानलोंग महाद्वीप में उनकी योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर पहुंचने के बाद भी लिंग जियो की वजह से उसकी पहचान उजागर हो गई। नतीजतन कई योजनाएं सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ सकी। उसकी नज़र में लिंग जियाओ ही वह व्यक्ति था जिसे मार दिया जाना चाहिए। उसे नहीं लगा कि उसने जो किया उसमें कुछ भी गलत था। बेशर्मी का क्या हुआ? बेशर्म होने में क्या बुराई है? मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन आप ये कभी नहीं कह सकते। मैंने कहा था कि तुम एक मतलबी और बेशर्म बूढ़े कुत्ते हो। लिंग जियाओ ने सबके सामने बहुत ऊंची आवाज में बात की। तुम कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सिकोंग जुन का चेहरा गुस्से से हरा हो गया और वह गुस्से में कार्रवाई करना चाहता था। शेनहुआन अकादमी में पहले से ही एक उपाध्यक्ष था जिसे लिंग जियो ने डांटा था और भाग गया था। अगर उसने लिंग जियो के सामने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की तो यह निश्चित रूप से शेनहुआन अकादमी को और शर्मिंदा करेगा। बिजली दानव राजा, क्या आपको सच में लगता है कि यह अभी भी वही रहस्यमय दुनिया है जो हजारों साल पहले अस्तित्व में थी? आपका सच्चा दानव साम्राज्य बहुत पहले की तुलना में कमतर हो गया है। जब तक मैं यहाँ हूँ, आप उसे चोट पहुँचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। फैंग क्विंगयान ने ठंडी सांस ली और लिंग जियो की रक्षा के लिए उसके पास चला गया। वह पहले लिंग जियाओ की रक्षा करने में विफल होने के लिए बहुत दोषी महसूस करता था। अब वह अपने पुराने जीवन का उपयोग अपने उपकारकर्ता के वंशजों की रक्षा के लिए करना चाहता था। हाँ, तुम दोनों नाराज क्यों हो? तुम दोनों हमारे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के स्तंभ हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन घायल हुआ है। मुझे डर है कि सबसे खुश व्यक्ति ब्लैक क्रो साम्राज्य होगा। इसके अलावा ये द्वंद्व समाप्त हो गया है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। आइए तुच्छ मामलों पर बहस करना जारी रखें। यदि कोई और ऐसी बातें कहता तो संभवतः उसे जान से मार दिया जाता। लेकिन जब ये शब्द फेगिन पर्वत से निकले तो किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वह सिर्फ शांति चाहते थे और नहीं चाहते थे कि स्थिति और बिगड़ती रहे। यद्यपि डिवाइन फीनिक्स कॉलेज और किंगेत्सु कॉलेज हमेशा खुले तौर पर और गुप्त रूप से लड़ते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी आमने सामने लड़ाई नहीं की। आखिरकार ये दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में 2 सबसे अच्छी अकादमियां हैं। एक बार जब वे मुसीबत में पड़ गए तो वे वास्तव में अराजकता में आ जाएंगे। उनकी स्थिति को देखते हुए इस सद्भाव में कुछ भी गलत नहीं लगता। हालांकि उन्होंने सिकोंग जुन पर द्वंद्वयुद्ध में हस्तक्षेप करने का आरोप नहीं लगाया। हालांकि यह उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प था, उन्होंने लिंग जियाओ से उनकी राय नहीं पूछी। इससे पता चलता है कि उसकी नज़र में लिंग जियो सिर्फ एक तुच्छ व्यक्ति है और यहाँ तक कि उसके उपकारकर्ता के वंशज भी उतने ही तुच्छ हैं। अगर आप मदद कर सकते हैं तो मदद करें, अगर आप मदद नहीं कर सकते तो भूल जाए। यह शाही राजकुमार है। एक राजनीतिज्ञ के रूप में वह बिल्कुल योग्य है क्योंकि उसकी नज़र में कोई व्यक्तिगत भावना नहीं है। लेकिन वह नहीं जानता था कि इसके कारण वह लिंग जियो का सम्मान और प्रशंसा खो देगा। फैंग क्विंगयान चीजों को और खराब नहीं करना चाहता था। बेशक वह और फैंग यनशान अलग अलग मुद्दों पर विचार कर रहे थे। वह बस इस बात से चिंतित था कि अगर चीजें गंभीर हो गईं, तो वह अकेले लिंग जियो की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकेगा, इसलिए द्वंद्व युद्ध का इसी तरह समाप्त होना सबसे अच्छा था। वैसे भी परिणाम पहले ही सामने आ चुके हैं, तो फिर छिपकर हमला करने के अपराध के लिए सिकोंग जुन का पीछा क्यों किया जाए? और अगर जांच हो भी जाए तो सिकोंग जुन के अपराध को कौन ठीक कर सकता है? ये कुछ ऐसा है जो फेगिन पर्वत भी नहीं कर सकता। आखिरकार सिकोंग जुन फैंगमिंग किशान से है। बस इतना ही। मैं क्राउन प्रिंस यनशान की बात सुनता हूँ। द्वंद्व युद्ध में सिकोंग जुन के हस्तक्षेप की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। लिंग जियाओ को चोट पहुंचाने के मामले को ऐसे माना जा सकता है जैसे कि ऐसा कभी हुआ ही न हो। फैंग क्विंगयान ने आह भरी। आखिरकार उसकी ताकत अभी भी दिव्य फीनिक्स अकादमी को पूरी तरह से दबाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अन्यथा उनके चरित्र को देखते हुए वह इस तरह से हार नहीं मानते। लिंग जियाओ ने आह भरी। वह जानता था कि फैंग क्विंगयान ये सब उसके भले के लिए कर रहा है,
इसलिए वह सही बात जाने बिना फैंग की ज्ञान का खंडन नहीं करेगा। यद्यपि वह दुखी महसूस कर रहा था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, जिसे फैंग क्विन ज्ञान की राय से सहमति जताने के रूप में माना गया। खेल देख रहे अन्य लोगों को भी लगा कि यह सबसे अच्छी बात थी। हालांकि इस समय सिकोंग जून ने व्यंग्य करते हुए कहा, आपने कहा कि मैंने एक गुप्त हमला किया था, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। हालांकि लिंग जियो ने दिव्य फीनिक्स अकादमी से हमारे शिष्यों को मार डाला, लेकिन सभी ने इसे देखा। आप इसका पीछा नहीं करना चाहते हैं। जिम्मेदारी, मैं अभी भी इसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आज लिंग जियो को हमारी दिव्य फीनिक्स अकादमी को सौंप दिया जाना चाहिए। उनका रवैया अचानक सख्त हो गया। फैंग यिनशान ने भी थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक आकृति चौक के किनारे से गुजर रही है। फैंगमिंग किशान। कोई आश्चर्य नहीं कि इस सिकोंग जून को फैंगमिंग किशान का समर्थन प्राप्त है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसे कोई सम्मान भी नहीं देगा। सिकोंग जून, तुम बहुत बेशर्म हो। तुम सबसे अच्छी तरह जानते हो कि तुमने लिंग जियाओ पर हमला किया था या नहीं। जहां तक लिंग जियाओ द्वारा रक्त कंकाल की हत्या का सवाल है, उन दोनों ने जीवन और मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तुम लिंग जियाओ का पीछा क्यों कर रहे हो? जियाओ की जिम्मेदारी। फैंग की ज्ञान अचानक क्रोधित हो गया। उन्होंने मूलतः एक कदम पीछे हटने और बुरी सांसों को सहन करने की योजना बनाई थी। लेकिन किसने सोचा था कि वह न केवल कृतघ्न होगा, बल्कि सही और गलत में भी उलझ जाएगा और उसे काटेगा। वह ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था? हा 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 हा, जीवन और मृत्यु की स्थिति। सिकोंग जुन ने जोर से हंसते हुए कहा, क्या जीवन और मृत्यु प्रमाण पत्र हमारे डिवाइन फीनिक्स कॉलेज द्वारा अनुमोदित किया गया है? क्या इस पर डीन या वाइस डीन या यहाँ तक कि किसी शिक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? फैंग की ज्ञान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। लोग इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? आपने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं न? सिकोंग जून ने आगे कहा, चूंकि कोई हस्ताक्षर नहीं है, इसका मतलब है कि उनके जीवन और मृत्यु द्वंद्व को हमारे दिव्य फीनिक्स अकादमी द्वारा बिल्कुल भी मंजूरी नहीं दी गई है। ब्लड स्केलेटन हमारे दिव्य फीनिक्स अकादमी का छात्र है और उसका जीवन हमारे दिव्य फीनिक्स अकादमी का है। अब लिंग जियो ने उसे मार डाला। क्या आपको लगता है कि हमें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए? अरे, क्या ये ठीक है? दर्शक भी अचंभित रह गए। सिकोंग जुन की बकवास का स्तर सचमुच अद्वितीय है। चूंकि आपने कहा था कि हस्ताक्षर के बिना जीवन मरण का द्वंद्व नहीं हो सकता, तो आप दोनों उपडीन ने इसे यहीं क्यों नहीं रोक दिया? क्या ये डिफ़ॉल्ट नहीं है? ओह, अब जब आपका रक्त कंकाल मर चुका है, तो आप कह रहे हैं कि जीवन और मृत्यु की स्थिति अमान्य है। अगर लिंग जियाओ मर गया तो क्या होगा? आप निश्चित रूप से कहेंगे कि आप इसके लायक हैं, है ना? कोई भी इतना बेशर्म बयान नहीं दे सकता। वास्तव में अब हर कोई समझता है कि सिकोंग जून के ऐसा करने का केवल एक ही कारण है, और वह है लिंग जियो को मारना। अन्यथा वह दिव्य फीनिक्स अकादमी की गरिमा कहाँ रखेंगे? बाइक्यूज मोबाइल संस्करण पढ़ने की वेबसाइट। लिंग जियो को मारने के लिए सिकोंग जून राजकुमार फैंग यिनशान का सामना करने से भी इनकार कर सकता था। फैंग की ज्ञान कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन अचानक उसने एक उदासीन आवाज सुनी। सिकोंग जुन, बूढ़े कुत्ते, तुमने कहा था कि हमारे जीवन और मृत्यु की स्थिति मायने नहीं रखती। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास मुझ पर छिपकर हमला करने का कोई सबूत नहीं है। यह अजीब है। मैंने खून के कंकाल को मार डाला, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? जो बोला वह स्वाभाविक रूप से लिंग जियाओ था। चूंकि दूसरा पक्ष पहले से ही इतना बेशर्म है, उसे दूसरे पक्ष से तर्क क्यों करना चाहिए? क्या तुमने नहीं कहा था कि जीवन और मृत्यु का कोई महत्व नहीं है? तब मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा बेशर्म हो जाऊंगा। यह एक मजाक है। यहाँ बहुत से लोगों ने तुम्हें खून के कंकाल को मारते हुए देखा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम कहो कि कोई सबूत नहीं है? सिकोंग जुन ने उपहास किया। आपने इसे देखा था? लिंग जियाओ ने दर्शकों से पूछा। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वे डिवाइन फीनिक्स कॉलेज या किंगेत्सु कॉलेज को अपमानित नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे चुप रहे। इसके अलावा अभी जो दृश्य हुआ वह बहुत तेजी से विकसित हुआ। उन्होंने केवल रक्त कंकाल को गायब होते देखा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि रक्त कंकाल वास्तव में मर चुका था या नहीं। यदि रक्त कंकाल जीवित वापस आ जाए तो मजाक बड़ा हो जाएगा। मैंने उसे देखा, मैंने भी देखा, हम सभी ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। बोलने वाले सभी लोग डिवाइन फीनिक्स अकादमी और पिक्सियो द्वीप से थे। लिंग जियाओ ने उन्हें तिरस्कार से देखा और कहा, दिव्य फीनिक्स अकादमी के लोग बकवास करते हैं।
वे अपने द्वारा हस्ताक्षरित जीवन और मृत्यु प्रमाण पत्र को अस्वीकार कर सकते हैं। क्या आपके शब्द मायने रखते हैं? क्या मजाक है? जहां तक पिक्सीयू द्वीप के लोगों की बात है, तो वह पिक्सीयू द्वीप का युवा स्वामी चू टूम है। आपको अपने मामलों की चिंता करनी चाहिए। मैंने आपके गुलाम बनने के लिए बहुत से योद्धाओं को पकड़ा है और उन्हें इतने लंबे समय तक फंसाए रखा है। क्या आपको सच में लगता है कि बाकी सभी भी आपके गुलाम हैं? क्या यह एक नर्म खुरमा है? मूल रूप से पिक्सीयू द्वीप पर लोग चुप थे और लिंगजियो ने इसके बारे में बात करने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन चून की दूसरी पार्टी शेनहुआंग अकादमी की मदद कर रही है, इसलिए उसे इसे छिपाने की जरूरत नहीं है। दर्शकों में से सभी, क्या आपके कोई शिष्य या रिश्तेदार अचानक गायब हो गए हैं? मेरे पास यहाँ एक सूची है। वे सभी लोग हैं जिन्हें क्रिस्टल कारखाने में त्यान्युवान क्रिस्टल बनाने के लिए पिक्सीयू द्वीप द्वारा पकड़ा गया था। आप देख सकते हैं कि क्या कोई ऐसा है जिसे आपने खो दिया है। प्रिय शिष्य, बोलने के बाद लिंग जियाओ ने अपना हाथ उठाया। आकाश में एक अजीब जादुई घेरा दिखाई दिया। जादुई घेरे के ऊपर स्पष्ट नाम लिखे हैं और उनके बगल में उन लोगों की तस्वीरें भी हैं। वह मेरा बच्चे है। यह मेरा सबसे होनहार प्रशिक्षु है। बेटी, मेरा पोता। मूल रूप से लिंगजियो ने इसे आजमाने की योजना बनाई थी, लेकिन जब नाम सामने आया तो दर्शकों की ओर से लगातार विस्मयकारी टिप्पणियां आने लगी। पिक्सीयू द्वीप का युवा स्वामी चू टूम तुरंत पीला पड़ गया। चल दर, जब उसने देखा कि स्थिति ठीक नहीं है, तो वह पलटा और भागना चाहा। आप कहाँ जा रहे हैं? भीड़ में कई विशेषज्ञ थे और एक बड़े हाथ ने जो आकाश को ढांक रहा था, आसानी से चू की कब्र को नीचे गिरा दिया। पिताजी, मुझे बचाओ। स्टैंड में कई वेई ने मदद के लिए तीखी आवाज में पुकार लगाई। वे, क्या ये तुम हो? कई वेई के पिता केवल एक छोटे से संप्रदाय के नेता हैं, लेकिन उनकी साधना का स्तर अभी भी गुफा स्वर्ग के स्तर पर है। यदि यह सामान्य समय होता तो वह पिक्सीयू द्वीप को बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं करता। लेकिन इस समय अपनी बेटी को इस तरह प्रताड़ित होते देख उसके गुस्से की कल्पना की जा सकती है। ऐसे संप्रदाय के गुरु का क्या मतलब है जो अपनी बेटी की भी रक्षा नहीं कर सकता? मैं तुम्हें मार दूंगा। कई वेई के पिता पूरी तरह से गुस्से में थे और चू टूम को मौके पर ही मार डालना चाहते थे। भाई कई, रुको। किसी ने कई वेई के पिता को रोका और कहा, इस चोर को मार दिया जाना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि पहले अलग हुए लोगों का पता लगाया जाए। वे, जिमिन और अन्य कहाँ हैं? यह जिमिन बो के पिता हैं। पिक्सीयू द्वीप के लोगों द्वारा मारा गया। कई वेई रोया। ये सच है। हालांकि जिमिन बो और लिंग जियाओ के बीच संबंध खराब थे, लेकिन अंत में पिक्सीयू द्वीप के लोगों ने ही जिमिन बो को मार डाला। कितनी शर्म की बात है। वे, डरो मत। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सब कह दो। जब इतने सारे लोग तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं, तो उसके लिए पिक्सीयू द्वीप भी नष्ट हो जाएगा। यहाँ बहुत सारे मास्टर मौजूद हैं। लिंगजियो को लगा जैसे उसने सीधे ततया के छत्ते पर वार किया हो, लेकिन उसे नहीं, बल्कि पिक्सीयू द्वीप को नुकसान हुआ। एक साथ मिलकर ये लोग निश्चित रूप से एक साम्राज्य स्तर के देश को सीधे नष्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जिमेनबो के दादा, हालांकि वे एकांतवास में हैं और बाहर नहीं आए हैं, फिर भी वे यिन और यान क्षेत्र के स्वामी हैं। कई वेई के संप्रदाय से एक सर्वोच्च बुजुर्ग भी हैं जो यिन और यान क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति हैं। गुफा स्वर्ग क्षेत्र में अनगिनत अन्य शक्तिशाली लोग हैं। जब पिक्सीयू द्वीप ने लोगों को गिरफ्तार किया तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग भाग सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज वे सचमुच मुसीबत में थे। चू टूम के शब्दों के कारण पिक्सीयू द्वीप को 7 वुजोंग द्वीपों से हटाया जा सकता है। कई वेई ने पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाई। शायद इसलिए कि वह लिंगजियो का आभारी था, उसने यह उल्लेख नहीं किया कि लिंगजियो ने अंदर के दासों को मार डाला, बल्कि कहा कि लिंगजियो ने प्रशासकों और उपयाजकों को मार डाला और फिर अधिकांश दासों को भागने में मदद की। अब लिंगजियो पूरी तरह से इन स्वामियों का उपकारकर्ता बन गया है। सिकोंग जुन का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया, क्योंकि यदि आप लिंगजियो को बलपूर्वक ले जाना चाहते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से इन लोगों का दुश्मन के रूप में सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि फैंगमिंग किशान, यहाँ तक कि दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का सम्राट भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। अन्यथा दिव्य फीनिक्स साम्राज्य अगला पिक्सीयू द्वीप बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान लिंग शियाओ। धन्यवाद। अनगिनत गुरुओं ने लिंगजियो की ओर हाथ झुकाकर सलाम किया। आपको ऐसा होने की जरूरत नहीं है। मैंने बस खुद को बचाया और उन लोगों को भी बचाया। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। जितना अधिक वह ये बात कहते,
उतना ही अधिक लोग उनकी प्रशंसा करते और महसूस करते कि वे उनके ऋणी हैं। कोई बात नहीं, हमारे उपकारकर्ता ने हमारे रिश्तेदारों को बचा लिया। इसका बदला चुकाना होगा। कै वेई के पिता ने ऊंची आवाज में कहा। ये सही है। अनगिनत लोगों ने इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यदि आपको अपनी का बदला चुकाना है तो यह असंभव नहीं है। तो कृपया इस सिकोंग जून को मारने में मेरी मदद करें, लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। बेशक वह जानता था कि ऐसा होने की संभावना नहीं है। ये लोग सिर्फ एहसान चुकाने के लिए दिव्य फीनिक्स अकादमी को नाराज नहीं करेंगे। लेकिन वह बस ये कह रहा था, सिकोंग जून को डराने के लिए, ताकि बूढ़ा कुत्ता थोड़ा डर जाए। लिंग जियो, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। सिकोंग जून सचमुच घबरा गया था। हालांकि वह ये भी जानता था कि वे लोग शायद कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उनमें उस तरह का कोई पागल होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि महान दिव्य फीनिक्स अकादमी के डिप्टी डीन को भी डरना आता है? लिंग जियो ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, इसे भूल जाओ, मैं तुम्हें सिर्फ चिढ़ा रहा हूँ। आखिरकार तुम दिव्य फीनिक्स अकादमी के उपाध्यक्ष हो, तुम्हें मारना ही काफी नहीं है। लेकिन तुम आज अपने एक हाथ का इस्तेमाल प्रायश्चित के रूप में कर सकते हो। जब उन्होंने ये कहा तो श्रोताओं ने तुरंत राहत की सांस ली। सिकोंग जून को मारना सचमुच कठिन है, लेकिन अगर सिकोंग जून की एक भुजा को अपंग करने की बात होती तो वे वास्तव में ऐसा करने का साहस करते। असंभव, सिकोंग जून दहाड़ा। हाँ, लिंग जियो ने केवल आधी मुस्कान के साथ सिकोंग जून को देखा और फिर बिना कुछ बोले दर्शकों में बैठे लोगों की ओर देखा। सिकोंग जून, क्या तुम सचमुच मरना चाहते हो? दर्शकों में से यिन और यांग क्षेत्र का एक मजबूत आदमी गुस्से से चिल्लाया, हमारे लिए इसे मुश्किल मत बनाओ। ये सही है, यदि आप अपना हाथ नहीं खोना चाहते तो हम ऐसा करेंगे। एक अन्य विशेषज्ञ ने चिल्लाकर कहा, क्या तुम लोग दिव्य फीनिक्स अकादमी के साथ दुश्मनी करना चाहते हो? सिकोंग जून सचमुच अचंभित रह गया। उसने सोचा कि लिंगजियो को कुचलकर मार डालना एक चींटी को कुचलकर मारने जैसा है। फैंगमिंग किशान के समर्थन से वह जो चाहे कर सकता है, लेकिन अब उसे अचानक पता चला कि लिंगजियो, एक विनम्र इंसान, उसे किसी भी समय मार सकता है। लिंग जियाओ, ये याद रखना, मैं, सिकोंग जून, इस शिकायत को कभी नहीं भूलूंगा। दर्शकों में मौजूद लोगों का सामना करते हुए सिकोंग जून ने गुस्से में अपना एक हाथ हटा लिया। शर्म करो, एक हाथ ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने वह मूल रूप से लिंगजियो को नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन अंत में लिंगजियो ने उसे अपना हाथ खोने के लिए मजबूर कर दिया। ये चेहरा सचमुच शर्मनाक है। फैंग यिनशान ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। वह मूल रूप से चाहता था कि लिंगजियो उसे एक एहसान के रूप में स्वीकार करे, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिंगजियो उसकी मदद के बिना सिकोंग जून को दबा सकता है। ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में आपको कम आंक रहा हूँ। फैंग यिनशान ने अपने दिल में आह भरी, नहीं, हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। हमें इस व्यक्ति को हर कीमत पर जीतना होगा। इसी समय अचानक आकाश से दो भुजाएं गिरीं। इसे डिवाइन फीनिक्स अकादमी के कपड़ों से भी लपेटा गया था और यहाँ तक कि इस पर उपाध्यक्ष की विशेष सजावट भी थी। क्या ये कपड़े उस बूढ़े आदमी फैंगमिंग वानजोंग के नहीं हैं? फैंग की ज्ञान चौंक गया। उपराष्ट्रपति की नज़र अच्छी है। क्या फैंगमिंग वानजोंग ने सोचा था कि उसने मुझ पर हमला किया और अगर वह चला गया तो ठीक रहेगा? मैंने बस किसी से उसके दोनों हाथ काटने को कहा था, इसलिए वास्तव में सिकोंग जून, तुम भाग्यशाली हो, तुमने केवल एक हाथ खोया है। वास्तव में लिंगजियो चाहता था कि बटरफ्लाई गर्ल फैंगमिंग वानजोंग को मार डाले, लेकिन दुर्भाग्य से वह लड़का बहुत ताकतवर था। भले ही लिंगहाई गंभीर रूप से घायल हो गया था, फिर भी वह तितली लड़की से बच निकला, केवल दो हाथ और उन पर लिपटे कपड़े छोड़कर। क्या? ये सुनकर सभी लोग फिर से चौंक गए। फैंग यिनशान का जबड़ा लगभग खुला रह गया। लिंग जियाओ के साथ क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी सहायता के लिए उसके पीछे कोई अत्यंत शक्तिशाली गुरु मौजूद हो? सौभाग्यवश मैंने इस व्यक्ति को नाराज नहीं किया, अन्यथा ये बहुत नुकसानदेह होता। लेकिन इस समय दर्शकगण भावुक हुए बिना नहीं रह सके। ऐसा लगता है कि लिंग जियाओ ने हमसे सिकोंग जून की बाह हटाने के लिए कहा था, लेकिन उसने हमारा इस्तेमाल नहीं किया। वह बस यह नहीं चाहता था कि हम उसका कोई एहसान माने। ये हम बूढ़े लोगों की खातिर था। शुक्र है मैंने उसे गलत समझा। मैं वास्तव में एक सज्जन व्यक्ति को खलनायक के हृदय से आंकती हूँ। ये युवक वास्तव में अच्छा है। मुझे डर है कि वह यिन और यांग क्षेत्र के एक मजबूत व्यक्ति द्वारा संरक्षित है,
अन्यथा वह फेंग मिंग वानझोंग से निपटने में सक्षम नहीं होगा। मैं इस मित्र को बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मैं भी। आजकल ऐसे युवा बहुत कम मिलते हैं। इन टिप्पणियों को सुनकर फैंग येनशान ने चुपके से कहा, कितना शक्तिशाली व्यक्ति है। ये तरीका वास्तव में भयानक है। उसने इतने सारे लोगों का समर्थन इतनी आसानी से प्राप्त कर लिया है। मुझे लगता है कि शेनहुआन अकादमी के लोगों को भविष्य में अगर उसे छूना है तो उन्हें इसका इस्तेमाल करना होगा। कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचें। उसे अचानक जी फुलिंग और यू शुवानेयुए का ख्याल आया जो दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर गए थे। लिंग जियाओ का प्रदर्शन वास्तव में उन दोनों से बेहतर है। वह सचमुच उन 2 लोगों का उत्तराधिकारी बनने के योग्य है। हल्के से मुस्कुराते हुए फैंग येनशान ने महसूस किया कि आज उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसने वहां से चले जाने का फैसला किया। उसके यहाँ आने का उद्देश्य लिंग जियो से एहसान लेना था। हालांकि इस समय यह स्पष्ट था कि लिंग जियो को उस पर एहसान करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसे आइस फीनिक्स कबीले के उन बेवकूफ़ों को दबाने में उसकी मदद करनी थी। उसे इस व्यक्ति का आभारी होना चाहिए। जल्द ही वह फेगिन पर्वत के निजी प्रांगण में वापस लौट आया और एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति से पूछा, गुरुजी, आपने देखा है कि आज क्या हुआ? आप क्या सोचते हैं? सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी को चिकना किया, चाय पी और मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम के विचारों और कार्यों में कुछ भी गलत नहीं है और वह लोगों को आंकने में भी बहुत सटीक है। वह फैंगमिन किशन से बहुत बेहतर है। इस बार उसने न केवल शेनहुआन को दबाने का अवसर लिया, अकादमी और आइस फीनिक्स कबीले और दुनिया के कई लोगों को आपके बारे में एक अनुकूल धारणा भी दी। ये सिर्फ इतना है कि लिंग जियो थोड़ा हैरान था, जिससे महामहिम की योजना में कुछ विसंगतियां पैदा हो गईं। मास्टर, आप वाकई अद्भुत हैं। आपने वहां मौजूद हुए बिना ही यह अनुमान लगा लिया। आपके विचार से, मास्टर, लिंग जियो क्या सोचता है? फैंग येनशान ने प्रशंसा के साथ कहा। नहीं देख सकते। सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये व्यक्ति एक रहस्य है। यहाँ तक कि जी फुलिंग और यू जुवानेयू भी इस छोटे आदमी को नहीं देख सकते हैं। आज दिव्य फीनिक्स कॉलेज द्वारा किए गए प्रदर्शन का उद्देश्य वास्तव में बहुत स्पष्ट था। सबसे पहले इसका उद्देश्य किंगक्सू कॉलेज को दबाना था। ब्लडस्कल की मदद से किंगक्सू कॉलेज को बदनाम करने का प्रयास करना था। लिंग जियाओ की जीत के कारण ये योजना विफल हो गई। दूसरा उद्देश्य किंगक्सू कॉलेज और उनके रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस को मिंगफेंग कबीले के साथ दुश्मनी करवाने का अवसर लेना है, जहां रक्तकंकाल स्थित है। ये बिंदु भी आपकी बुद्धि के कारण हल हो गया, महामहिम। आपने लिंग जियो की ओर न मुड़ने का सही निर्णय लिया। कम से कम आप दूसरे पक्ष की योजना को नष्ट करने में सही हैं, और नेदर फीनिक्स कबीला आपको दोष नहीं देगा। बेशक, महामहिम, आपके पास अब एक विकल्प है। चाहे आप मिंगफेंग कबीले या लिंग जियाओ का समर्थन चाहते हैं, आपको इसके बारे में सोचना होगा। दिव्य फीनिक्स अकादमी के तीसरे उद्देश्य के लिए ये वास्तव में बहुत स्पष्ट है, जो कि पिक्सियू द्वीप के साथ दोस्ती करना और पिक्सियू द्वीप के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना है। आखिरकार लिंग जियो ने पिक्सियू द्वीप से चूलिन को मार डाला। यदि रक्त कंकाल लिंग जियो को मार सकता है, तो स्वाभाविक रूप से यह बेहतर नहीं हो सकता है। लेकिन क्योंकि लिंग जियो ने क्रिस्टल फैक्ट्री के बारे में कहानी बताई, इसलिए ये योजना भी विफल हो गई। क्या आपको लगता है कि लिंग जियाओ ने ये जानबूझकर किया या अनजाने में? फैंग येनशान ने अचानक पूछा। आप क्या सोचते हैं, महाराज? सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। लिंग जियो एक षड्यंत्रकारी व्यक्ति है। यद्यपि वह युवा है, वह बहुत परिपक्व और विवेकपूर्ण है। उसके विचार बस भयानक हैं। मेरी राय में उसने ये जानबूझकर किया होगा। शुरू से ही उसने शेनहुआन अकादमी के उद्देश्य का अनुमान लगाया था, इसलिए मूल रूप से ये दूसरे पक्ष पर निर्देशित है। फैंग येनशान ने जवाब दिया। उसने मिंगफेंग कबीले को नाराज करने के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, शायद इसलिए कि उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। महाराज ने कुछ अनदेखा कर दिया। सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा, लिंग जियो वास्तव में महामहिम की परीक्षा ले रहा है। मैं भी ऐसा महसूस करता हूँ। फैंग येनशान ने आह भरते हुए कहा, लेकिन मैंने वास्तव में उसे कमा का था। उस समय मैंने वास्तव में एक दूसरे की मदद नहीं करने का फैसला किया। फिर हम इसकी भरपाई धीरे धीरे ही कर सकते हैं। सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने कहा। बस इतना ही। फैंग येनशान ने आह भरी और फिर उसकी आंखों में एक चमकदार रोशनी चमक उठी और कहा, मास्टर, अपने लोगों को पिक्सियू द्वीप पर जाने दें। पिछली बार हमें पता चला था कि बिंगफेक जनजाति ने पिक्सियू द्वीप के साथ मिलीभगत की थी, लेकिन कोई सबूत नहीं था।
इस बार पिक्सी द्वीप शायद बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हम इस अवसर का उपयोग सभी सबूत इकट्ठा करने के लिए करते हैं। चिंता मत कीजिए महाराज, हमारे स्वामी ने पहले ही किसी को भेज दिया है। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। धन्यवाद गुरुजी, आप अपने काम पर वापस जा सकते हैं। अब समय आ गया है कि मैं वापस जाऊं और कबीले के उन जिद्दी बूढ़ों से निपटूं। ऐसा कहने के बाद फैंगियनशान ने एक नज़र डाली और चला गया। जिस तरह जब मैं वहां पहुंचा तो ये रहस्यमय था, उसी तरह जब मैं वहां से गया तो भी यह जल्दबाजी में था। फैंगियनशान को जाते हुए देखकर सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति मदद नहीं कर सका, लेकिन भौहें सिकुड़कर चुपके से आहें भरता हुआ बोला, मैं वास्तव में नहीं जानता कि सम्राट के लिए लड़ाई में शामिल होना आपके लिए आशीर्वाद है या अभिशाप। अफसोस, आप बेहद प्रतिभाशाली हैं। यदि आप मार्शल आर्ट का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उतने अच्छे नहीं होंगे जितना कि फैंग मिंग किशन खराब है।